अस्सलामुअलैकुम शहजादे और शहजादियों, होपफुली आप लोगों को आवाज़ सही आ रही होगी। आज ड्राइव के दौरान आप लोग ऐसे ही एक्सपेक्ट करें जैसे हम लोग इकट्ठे जा रहे हैं गाड़ी में बैठ के, और आज हम लोग पूरी डिस्कशन करेंगे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मुझसे सवाल करते रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम है कि घर से बैठ के वो पैसे कमा सकते हो। तो उसका एक सिंपल सा आंसर है हाँ जी है, लेकिन वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है आपकी तबीयत के ऊपर कि आप किस किस्म के बंदे हैं। क्या आप में वही सलाहियत है, काबिलियत है, वही आदतें हैं जो कि रिक्वायर्ड होती हैं घर से काम करने के लिए, ताकि वो बंदा जब मेहनत करना शुरू करेगा तो इवेंचुअली वो सक्सेस अचीव कर लेगा। लेकिन उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको साथ साथ जब मैं बातें करूंगा तो आपको समझ लग जानी ये क्या रिक्वायरमेंट्स है। देखिए, आइडियाज जो है उसकी लिस्ट मैंने बनाई हुई है यहाँ पे, तो उसको साथ साथ शेयर करता जाऊंगा, साथ साथ मैं उसकी डिटेल से बातें भी बताता जाऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ओवरव्यू देता जाऊंगा ताकि आपको पता चल जाए। फिर इंशाल्लाह कभी बैठ के तो हर एक टॉपिक के ऊपर, क्योंकि पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, सब कुछ ब्रेक डाउन किया जा सकता है, तो इंशाल्लाह अगर हो सका तो वो भी बना देंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि अगर आपको लिखना आता है, और लिखना आना चाहिए इंग्लिश में, तो आप एक घर से बैठ के एक पूरा का पूरा प्रोफेशन शुरू कर सकते हैं जिसका नाम है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग वो पेशा है जिसमें जो भी राइटर है उसने किसी भी किस्म का कंटेंट लिखना है अपने क्लाइंट्स के लिए। देखिए, जो घर से बैठ के काम करने वाला काम है ना, उसमें सबसे मेन रिक्वायरमेंट, काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स में से ये है कि आपको एक बहुत अच्छा सेल्स पर्सन होना चाहिए। आपको सेल्स करनी आनी चाहिए। सेल्स करनी तभी आएंगी जब आपको अपनी प्रोडक्ट के बारे में पूरी तरह पता हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पूरी तरह पता हो कि ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कैसे बैठती है और इससे मार्केट में क्या फ़ायदा होता है। ठीक है, तो इस वजह से सेल्स जो है सबसे प्रायोरिटी के ऊपर है कि आपको वो करनी आनी चाहिए। अब जो कंटेंट राइटर है उसका काम ये होता है कि उसने किसी भी बिजनेस के लिए, जो भी बिजनेस उसको मिलता है, उसने कंटेंट लिखना है। वो कंटेंट कहाँ पे जाएगा? वो उस बिजनेस की वेबसाइट के ऊपर जाएगा, बिजनेस के सोशल मीडिया के ऊपर जाएगा। बिजनेस के लिए अगर ब्लॉग्स लिखे जाएंगे तो वो भी कंटेंट राइटर लिखेगा। बिजनेस के लिए अगर एड्स रन होंगे तो वो भी कंटेंट राइटर लिखेगा। बिजनेस के लिए अगर एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसईओ के ऊपर भी अभी बात होती है, कुछ भी लिखना होगा तो वो कंटेंट राइटर लिखेगा। बिजनेस के लिए अगर उसकी बिजनेस का अबाउट अ सेक्शन होगा, उसकी हिस्ट्री बिजनेस की, वो सब कुछ अच्छे अल्फाज में कंटेंट राइटर लिखता है। अब इसकी क्या कोई है यूनिवर्सिटी जो ये चीज़ सिखाती है? नहीं। कोई कॉलेज है? नहीं। कोर्सेज आपको शॉर्ट मिल जाएंगे, लेकिन उन कोर्सेज ने भी आपको बेस समझा देनी है जो कि बिल्कुल लॉजिकल है। वो यही है कि पहले से ही लिखा लिखाया कुछ भी नहीं है, आपने ये काम करना शुरू करना है। टेस्ट रन के तौर पे रैंडम कंपनीज को या अपने आप को एक नया बिजनेस जो कि कंटेंट राइटर का है, उसके हिसाब से आपने सोचना है कि यार मैं अपने बिजनेस के लिए क्या चीज़ लिखूं, कि मेरी हिस्ट्री क्या है काम की, मेरा अबाउट अस सेक्शन क्या होगा, मैं कैसे लोगों को अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, इसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है। अगर मैं फेसबुक के ऊपर कोई एड रन करता हूँ अपना, तो उसके अंदर मैं क्या ऐसे अल्फाज लिखूंगा कि वो अट्रैक्ट करेंगे कस्टमर्स को। इस हिसाब से ये सारी चीज़ें जब आप करना शुरू करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा। जब तक नहीं शुरू करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। बेसिक लेवल पे आपकी ग्रामर वगैरह सब कुछ अच्छी होनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो आजकल बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं जैसे grammarly.com वगैरह है, उससे आपका जो लिखा हुआ मवाद होता है वो खुद ही से टैली कर लेता है कि इसमें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलतियां तो नहीं है, कोई टेंसेस के हिसाब से कोई गलतियां तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही करनी आनी चाहिए। अगर वो हो गया तो कंटेंट राइटर जो है उसने बस अपना काम शुरू करना है, और बस फिर वहाँ से एक प्रोजेक्ट मिलेगा, वो शायद सही जाए या ना जाए, क्योंकि शुरू में पहला प्रोजेक्ट किसी का भी उस तरह का नहीं गुजरता जैसा कि 10वां या 11वां प्रोजेक्ट होता है। और उसकी मेन वजह ये होती है वो अपने काबिलियत पे ज़्यादा इन्हिसार करने लग जाते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट करने लग जाते हैं खुद पे, और कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है। जब भी किसी के पास कॉन्फिडेंस आ गया अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से, कि अगर मुझे चीज़ के बारे में नहीं भी पता तो मुझे पता है कि कहाँ से मैंने उसकी सारी डिटेल्स निकालनी है और कहाँ से उसके बारे में सीखना है, जो कि गूगल है, यूट्यूब है, तो मैं संभाल लूँगा काम को। जो भी कस्टमर मिल रहा है बस करो, उससे पैसे निकालो और उससे काम पकड़ो,
और उस मेक श्योर करो कि उस हिसाब से मेहनत करके उसी को वही चीज़ डिलीवर करो जो कस्टमर चाहता है। अब बहुत ज़्यादा फ्रीलांसिंग की वेबसाइट्स हैं। फ्रीलांसिंग ये है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपने मुताबिक अपने क्लाइंट्स की ज़रूरियात के मुताबिक काम करते हैं, तो आपका अपना स्केड्यूल होता है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो भी बिजनेसेस मैं बता रहा हूँ, कंटेंट राइटिंग जो भी हो गया, क्योंकि आपने घर से बैठ के करनी है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ भी आनी चाहिए कि आप अपने आप को मैनेज कैसे करेंगे। जो आपकी घरेलू ज़रूरतें हैं, डेली की चीज़ें हैं, वो आप अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं, लेकिन साथ साथ ये जो एक्स्ट्रा जिम्मेदारियां आप ले रहे हैं कस्टमर्स की, वो कैसे निभाएंगे। डेली इतने बजे बैठेंगे काम करने के लिए, अगर शोर शराबा हो गया तो तवज्जो उस तरफ नहीं हुई, वो काम खराब हो गया, क्लाइंट फिर नाराज हो जाएगा, उसने बैड फीडबैक दे देनी है, काम खराब हो जाना है। फ्रीलांसिंग में काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जो कि ट्रैकेबल कर देती हैं आपकी प्रोग्रेस को। मसलन अपवर्क हो गया, यूडेमी अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, freelance.com के नाम से भी शायद कोई वेबसाइट है, लेकिन ये लोग आराम से आपको एक्सेस दे देते हैं बहुत बड़ी इंटरनेशनल लेवल की मार्केट प्लेस के ऊपर, जहाँ पे लोग बैठ के अपने प्रोजेक्ट शेयर करते हैं कि मुझे ये वाला बंदा चाहिए, मुझे ये वाला बंदा चाहिए, और उस हिसाब से लोग फिर बिडिंग करते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, और फिर वो उसके ऊपर प्राइसिंग देते हैं कि मैं कर सकता हूँ, ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है। और वो देख सकते हैं क्लाइंट्स के ये इसने पहले पुराने प्रोजेक्ट किए हुए हैं, और अगर पुराने प्रोजेक्ट किए हुए हैं तो उसमें क्या फीडबैक उसको मिली थी, उसने कितना पैसा कमाया, घंटे के हिसाब से ये कितना, ये सारा कुछ ट्रैकेबल है। तो शुरू में ये होता है कि अगर कोई शुरू में शुरू करना चाहता है तो वो अपनी प्राइसेस डाउन रखता है, प्लस वो इस तरह करता है कि वो ट्रस्ट लेके चलता है कि आप अगर ट्रस्ट करेंगे तो मैं शुरू में फ्री में भी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये है कि जब आपका रिजल्ट निकलने लग जाए, पहला महीने का शुरू में देने के बजाय पैसे वो आप काम के एंड पे दे सकते हैं। इस तरह बाजुकात ये भी होता है कि क्लाइंट खुश नहीं होता और वो पैसे नहीं देता, लेकिन आपके पास फिर भी काम आ गया, आपको करना आ गया, एक महीना आपने उसी तगोदोग में गुजार दिया। क्योंकि कोई भी बिजनेस, कोई भी इस तरह का यूनिक काम आप करने लगे हैं तो आपको उसी के लिए यूनिक टाइप की स्ट्रगल करनी पड़ती है। उस यूनिक टाइप की स्ट्रगल के अंदर ये काम भी करना पड़ता है कि शुरू में अपने दोस्तों यारों को कहना होता है कि ये जो मेरी सोशल मीडिया की प्लेटफॉर्म है या ये जो फाइवर जो भी है वेबसाइट्स, इनके ऊपर मुझे आप अपने तौर पे, एक कंपनी के तौर पे, क्लाइंट के तौर पे मुझे काम दो, और मैं आपको वो इसके डमी सा कॉन्टेंट बना के भेज दूंगी, और वो एक्सेप्ट करो और मुझे एक पॉजिटिव फीडबैक दो। क्योंकि प्लेटफॉर्म के हिसाब से जब कोई प्लेटफॉर्म से काम लेता है और उसको पॉजिटिव फीडबैक मिलती है तो उसकी जो लेवल है वो हाई होने लग जाता है, यानी वो बेसिक से शुरू होने के बजाय उसका थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। तो मोस्ट लाइकली ज़्यादा जो व्यूअर्स हैं वो उसके ऊपर ट्रस्ट करेंगे कि ठीक है इसने पहले काम किया हुआ है। उन्हें नहीं पता कि वो जो काम शुरू में किया हुआ है वो दोस्तों के लिए किया हुआ है, उनसे जो पैसे मिले हैं उसने वापस कर दिए हैं उसको, या जो भी है, ये अब चीज़ें शुरू में करनी पड़ती हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि कंटेंट राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना आना चाहिए, और आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी दुनिया का बिजनेस है किस टाइप का है, और उसके हिसाब से उसकी अगर कोई वेबसाइट के ऊपर कंटेंट जाना है तो वो लोग कैसे करते हैं और कहाँ से आपको मिलेगा। आप सिंपली बैठेंगे, अगर कोई आपका कस्टमर आता है वो कहता है कि मैंने अकाउंटिंग की फर्म खोलनी है, तो आपने बैठ के सिंपली सर्च करना है। ये मैं शुरू में कह रहा हूँ, बाद में नहीं कह रहा, शुरू में आपने सिंपली सर्च करनी है कि ये जिस लोकेशन में बिजनेस खोल रहा है उस लोकेशन के अंदर अकाउंटिंग की जो फर्म्स हैं उनकी वेबसाइट के ऊपर क्या क्या डिटेल्स लिखी हुई हैं, अबाउट अस के सेक्शन में क्या लिखा हुआ है, उसके होम पेज के ऊपर क्या क्या लिखा हुआ है, और अगर लिखा हुआ है तो वो किस तरह की वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, और वो वर्ड्स वही नहीं होते जो कि रिटन फॉर्मेट में होते हैं। ये वाले वर्ड्स वो होते हैं जो एंगेजिंग होते हैं और उसमें एसईओ की ऑप्टिमाइजेशन हुई होती है। एसईओ के ऊपर भी अभी जाके मैं आपको बात करूंगा। एसईओ ये है कि सर्च इंजन के हिसाब से पास कीवर्ड्स लिए जाते हैं कि अगर मैं अकाउंटिंग की फर्म कर रहा हूं तो मेरे मेन सर्विसेज ये हैं कि मैंने पर्सनल टैक्स फाइल करना है, इंडिविजुअल टैक्स फाइल करना है, बिजनेस के टैक्स फाइल करने हैं, बुक कीपिंग करनी है। और वो जो वर्ड्स हैं वो आपने जो पूरा पेज है उसके ऊपर कभी हेडिंग के अंदर डालने होते हैं, कभी टेक्स्ट के अंदर डालने होते हैं, कभी बटन्स के अंदर डालने होते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें आप साथ साथ सीख लेंगे। खैर, कंटेंट राइटर के हिसाब से आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। अब यही चीज़ें अगर कोई कहता है कि मैंने फेसबुक के ऊपर ऐड रन करना है और मुझे कंटेंट राइटर चाहिए फेसबुक का ऐड रन करने के लिए, तो आपने सिंपली ये करना है कि फेसबुक के ऊपर सर्च करनी है कि कौन कौन से एड्स इस टाइम रन हो रहे हैं। वो अगर आपको नहीं पता तो सिंपली यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें कि कैसे पता चलता है कि फेसबुक का जो पेज है वो कौन से एड्स रन कर रहा है। वो उसके पेज के ऊपर जाते हैं किसी भी कंपनी की, तो अकाउंटिंग फर्म के पेज के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे आपको पेज के रोल या इस तरह के कोई नाम से टैब मिलेगा, उसको क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि ये जो पेज है इस टाइम एड्स रन कर रहा है, और उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं एड्स। खैर, उसके अलावा बाज़ वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर आप एड्स की टाइप और देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा जाता है।
उसके अलावा कंटेंट क्रिएशन के लिए सबसे बड़ा जो एक बहुत बड़ा खजाना है वो है चैट जीपीटी के नाम से, जो कि फ्री है, ओपन सोर्स है। अगर आप उसके बारे में नहीं पता तो आप देख लें मेरी बाकी वीडियोस, काफ़ी ज़्यादा डिटेल से मैंने बनाई हुई हैं। खैर, अब चैट जीपीटी को इस्तेमाल करके आप बेसिक लेवल पे कंटेंट क्रिएशन ले सकते हैं, उनसे आइडियाज़ के तौर पे बात कर सकते हैं। चैट जीपीटी इतना ज़्यादा तेज़ है कि आप उसको डायरेक्ट कहेंगे कि मैं अगर आपके पास कस्टमर आता है कि मैं अकाउंटिंग की फर्म बनाना चाह रहा हूँ और उसके लिए कंटेंट क्रिएशन चाहिए मुझे वेबसाइट के ऊपर डालने के लिए, तो आप सिंपली उसको चैट जीपीटी को कहेंगे कि भाईजान मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मेरा अकाउंटिंग का बिजनेस है, मुझे चाहिए एक बंदा जो कि मेरी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट क्रिएट करे, मुझसे सवाल करो जो तुम्हें चाहिए ताकि मुझे तुम जवाब दे सको, मुझे तुम वो कंटेंट प्रोवाइड कर सको। वो खुद ही सवाल करेगा। वही सवाल आपने अपने कस्टमर के साथ करने हैं कि ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि आपका बिजनेस क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या हिस्ट्री है, और बस वो खुद ही आपको वॉक थ्रू करवा देगा सारे स्टेप्स से। चैट जीपीटी बहुत कमाल का टूल है, इसके बारे में मैं आपको बार बार इसी की तरफ लेके आऊंगा हर एक एग्जाम्पल के अंदर। खैर, उसने मुझे पहले बता दिया कि आप मुझे इंट्रोडक्शन करवाएं बिजनेस का, कौन कौन सी सर्विसेज हैं, कौन कौन से आपके कीवर्ड्स हैं, उसके हिसाब से मैं कंटेंट लिखूं। और फिर एग्जाम्पल के तौर पे आगे जब उसको मिल गई तो वो आगे से कहेगा ठीक है, अब कंटेंट के अंदर ये वाली डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जो इस ऑडियंस के लिए है, जो इस ऑडियंस के इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और इस प्लेटफॉर्म के लिए, फेसबुक के लिए, यूट्यूब के लिए, वेबसाइट के लिए, जो भी है। अब ये सारी चीज़ें आपने इनकॉर्पोरेट करनी है अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर भी। आपने उसका आइडिया कॉपी करना है कि वो क्लाइंट से कैसे बात करता है, कैसे डीलिंग करता है और किस तरह अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन लेता है ताकि वो उस तरह से कंटेंट लिखे, और वही चीज़ें आपने करनी है। शुरू में आप कंटेंट बेशक किसी और वेबसाइट से उठा के उसको कॉपी पेस्ट करके और उसके उसी टाइप का कंटेंट खुद से लिखें, क्योंकि अगर आप उस वेबसाइट का कॉपी पेस्ट करके एज इज भेजते हैं कस्टमर को, तो बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके जरिए आपको पता चल सकता है, आपके कस्टमर्स को पता चल सकता है कि ये प्लेजरिज्म हुआ है। प्लेजरिज्म का मतलब है कि आप कॉपी किया हुआ है किसी को, ठीक है। तो प्लेजरिज्म के काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं, 1 सेकंड के अंदर अंदर आपको बता देते हैं। इसी तरह AI जो है चैट जीपीटी, उसके बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स हैं, वो 1 सेकंड के अंदर आपको बता देते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने लिखा हुआ है, ये किसी ह्यूमन का लिखा हुआ नहीं है। तो आपने बस इनसे आइडियाज़ लेने हैं, और शुरू में बेशक वो आइडियाज़ जनरेट करने के लिए भी हेल्प और पॉइंट्स वगैरह निकाल सकते हैं, बुलेट पॉइंट्स, लेकिन फुल सेंटेंसेस आप खुद लिखें और उसके ऊपर बेस करें अपनी जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाके जब आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यार जब भी कोई कनाडा के अंदर ये वाला बिजनेस शुरू करता है, मैकेनिक बन जाता है, तो उसकी वेबसाइट के ऊपर ये डिटेल्स होनी चाहिए, उसके फेसबुक के ऊपर ये वाली डिटेल्स होनी चाहिए, उसके एड्स के अंदर ये वाली डिटेल्स, क्योंकि आपने ये काम शायद यूके के अंदर पहले से किया हो, यानी बेसिक लेवल पे आपने काम किया हो। आपने बस एक दिन लगाना है और सर्च करना है कि कनाडा के अंदर क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं उसी शोबे के लिए, और वो चीज़ें बस कॉपी पेस्ट करनी है। कॉपी पेस्ट नहीं, यानी उसी आइडिया को लेके आगे आपने चलना, ठीक है। ये क्योंकि नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे, बेसिक लेवल पे नहीं है, और इस तरह आप काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको काम मिल गया तो मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि आपने शुरू में सीखना है और साथ साथ इम्प्लीमेंट करना है, और आपने मेक श्योर करना है कि आप मेहनत करते रहें बस, ठीक है। और कस्टमर को कभी आपने ये नहीं बताना कि मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि कस्टमर ने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। फिर कस्टमर को आप यही एक्सपेक्ट कर रहा है कस्टमर कि जो कंटेंट राइटर है उसको पूरी तरह से पता है अपनी फील्ड का। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप पूरी तरह से सीखें। काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब के ऊपर कोर्सेज हैं, फ्री के कोर्सेज हैं, वो आपको सब कुछ सिखा सकते हैं। ये जितनी भी फील्ड्स की मैं बात करूंगा वो सब कुछ आप सीख सकते हैं। इस वजह से आपने मेक श्योर करना है कि जब आपको पे मिल रही है कुछ करने के लिए, तो आप वो सीखते सीखते साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी करें। ये बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको खुद से विलिंग होना चाहिए, मेहनत करनी आनी चाहिए। और कुछ भी हो घर में, जिस तरह के भी मसले चल रहे हो, लेकिन क्लाइंट को ये जो काम शुरू किया है इसको अफेक्ट ना हो, क्योंकि अगर इफेक्ट हो जाता है, फ्रीलांसिंग की जो वेबसाइट्स है उसके ऊपर नेगेटिव फीडबैक आ जाती है, तो उससे बहुत बुरा असर पड़ सकता है, तो आपका बिजनेस चलने से पहले ही खराब हो जाएगा। एनीवेज, अब अगले पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग एक ऐसा स्किल है जो कि अगर आप नहीं जानते तो जेफ बेजोस ने, जो अमेज़न का मालिक है, उसने अमेज़न का जो आइडिया उसको क्लिक हुआ था वो तब हुआ था जब उसको पता चला था कि 2300% इंक्रीज होगा अगले 10 सालों के अंदर अंदर इंटरनेट की जो ट्रैफिक आ रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कहता कि अगर मैं 1 साल के अंदर अंदर $1 मिलियन कमा सकता हूं, और वो बहुत बड़ी हेज फंड का 18 साल की उम्र में वो बहुत हाई लेवल का एम्प्लॉई था,
उसको अच्छे खासे पैसे मिलते थे। लेकिन उसने जब ये देखा कि अपॉर्चुनिटी इतनी ज़्यादा बड़ी है कि मुझे हेज फंड छोड़ देनी चाहिए, यानी ये छोड़ देने चाहिए काम और मुझे बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना चाहिए, तो उसने फ़ौरन से उस चीज़ को, खैर फ़ौरन से नहीं छोड़ा जो भी हुआ, लेकिन उसने छोड़ा और उसने बहुत बड़ा स्टेप लिया सिर्फ इस वजह से कि उसने देखा कि ग्रोथ बहुत ज़्यादा। यही सिचुएशन है वीडियो प्रोडक्शन के लिए इस वक्त। ग्रोथ की ऑप्शंस इतने ज़्यादा हैं वीडियो प्रोडक्शन के लिए, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन बिल्कुल अभी शुरू हुई है, क्योंकि लोगों ने अभी सिर्फ देखना शुरू किया है कि यार यूट्यूब के ऊपर भी पैसा कमाया जा सकता है, इस वजह से वीडियोस बनाओ, और टिकटॉक के ऊपर भी कमाया जा सकता है, उसके ऊपर बनाओ, इंस्टाग्राम के ऊपर भी कमाया जा सकता है, उसके ऊपर भी बनाओ। हर चीज़ के लिए कंटेंट क्रिएशन के जरिए पैसा कमाया जा सकता है, इस वजह से लोगों ने देख लिया है और वो जितना ज़्यादा हो सकता है मार्केट के अंदर वीडियोस बना रहे हैं। जब वीडियोस बना रहे हैं तो कंपटीशन आ रहा है, कंपटीशन आ रहा है तो लोगों को मेहनत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा चाहिए। तो कंटेंट क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा मुआवजा उनके पास होना चाहिए। जब भी उनको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस प्रोड्यूस करनी है तो उनको मदद चाहिए लोगों की, जो एक तो आइडियाज़ लेके आने के लिए मदद करें, दूसरा उनको वीडियोस बनाने में मदद करें, और तीसरा वीडियोस एडिट करने में मदद करें। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि वो छोटे लेवल पे करना चाहते हैं तो उनको एडिटर्स की ज़रूरत नहीं होती, वो एक ही बंदे को हायर करते हैं जिनके साथ वो कंपैरिजन करके उनके साथ बहस मुबाहिसा करके आइडियाज़ भी जनरेट कर लेते हैं, वीडियो प्रोडक्शन भी करवा लेते हैं, एडिटिंग भी करवा लेते हैं। लेकिन जो बड़े लेवल के लोग हैं वो ये करते हैं कि फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के ऊपर जाते हैं और वो कहते हैं कि जनाब मुझे पूरी की पूरी टीम चाहिए, क्योंकि मैंने डेली के हिसाब से एक वीडियो नहीं बनानी, मैंने डेली के हिसाब से 10 वीडियोस बनानी है और 10 डिफरेंट चैनल्स के ऊपर अपलोड करनी है और 10 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपलोड करनी है। तो मेरा वीडियो एडिटर भी डिफरेंट होगा, मेरा वीडियो की बनाने वाला भी डिफरेंट होगा, मेरी ये जो पोस्टिंग करने वाला बंदा वो भी डिफरेंट होगा। इन सारों के बारे में बात करेंगे। जितने भी हाई लेवल के लोग हैं उन्होंने हर एक चीज़ को ब्रेक डाउन करके असाइन किया होता है कि ये चीज़ इस प्रोसेस में होगी तो ये बंदा करेगा, इस स्टेप पे होगी तो ये बंदा करेगा, इस स्टेप पे होगी तो ये बंदा करे, क्योंकि हर एक बंदे को फिर पता होता है कि यार ये मेरा काम है, अगर मैं नहीं कर सका तो उन्होंने फ़ौरन से निकाल देना। और क्योंकि उनको पता होता है कि एग्जैक्टली मैंने ये काम करना है और ये प्लेटफॉर्म है और ये थीम है मेरा, बिल्कुल इसी तरह मैंने कॉपी पेस्ट करना है हर चीज़ के लिए, उनके लिए भी आसानी हो जाती है। लेकिन उनको उसी तरह से मेहनत करनी पड़ती है कि वो काम सारा बिल्कुल पता होता है कि एग्जैक्टली तुमने क्या करना है, और ट्रैकेबल होता है कि अगर वो नहीं कर सके तो फिर नहीं होगा। खैर, अब क्योंकि वीडियो प्रोडक्शन जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन नहीं है, बल्कि किसी भी किस्म की वीडियो प्रोडक्शन होगी, उनके लेवल तो बेसिकली सेम ही है ना। जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो सेम इस्तेमाल होते हैं, जो आइडियाज़ हैं वो सेम इस्तेमाल होते हैं, जूम इन जूम आउट, उसके बाद टेक्स्ट वगैरह अपीयर होना होता है, अगर कोई ट्रांजिशन डालनी हो, ये सब कुछ बेसिक लेवल की चीज़ें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिनों के अंदर अंदर सीखी जा सकती हैं। और जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं शुरू में एक्सपेंसिव होते हैं, कोई ज़रूरत नहीं वो करने की। बाज़ ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप फ्री में बड़े बड़े एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स फ्री के अंदर वो डाउनलोड कर सकते हैं। आप सिंपली सर्च करें क्रैक। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, लेकिन उनके लिए ये ऑप्शन होता है। मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन शुरू में क्योंकि करना पड़ता है, खैर जो भी है, क्रैक वर्जन को वो सॉफ्टवेयर हो गए डाउनलोड। मैं रेकमेंड नहीं कर रहा क्रैक वर्जन का, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बाय ही किए जाए, लेकिन अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, खैर जो भी। अब सॉफ्टवेयर्स आगे, कोई भी सॉफ्टवेयर है, अगर आपका उसके अंदर इंटरेस्ट है ना, तो आप उसको सीख सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर। कोई भी सॉफ्टवेयर, दुनिया का मुश्किल से मुश्किल सॉफ्टवेयर ले आओ, 30 दिन के अंदर अंदर आप सीख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उस सॉफ्टवेयर की इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसके डिफरेंट फीचर्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है, उसको आपको सीखते हुए कम से कम 1 साल लगेगा। देखिए, एडिटिंग की इतनी ज़्यादा टाइप्स हैं, इतनी ज़्यादा फॉर्मेट्स हैं, ट्रेंड्स हैं, जिनको बेसिक लेवल पे सीखना तो ठीक है, वो 30 दिन के अंदर आपने कर दिया कि टेक्स्ट कैसे उड़ के आएगा। उसके बाद टेक्स्ट को उड़ के आने के बाद एक एक इंडिविजुअल लेटर को कैसे हिलाना है, वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। उस लेटर के ऊपर जो साइड पे कलर्स लेके आने हैं वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, अगर उसके ऊपर शैडो ऐड करना है वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। उसके बाद अगर आपका कोई वीडियो का है जिसमें ग्रीन स्क्रीन है, ग्रीन स्क्रीन को गायब कैसे करना है वो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, वो भी आप सीख लेंगे। लेकिन स्क्रीन को गायब करने के बाद कलर मैचिंग कैसे करनी है वो भी सीख लेंगे आप लोग। लेकिन ये सारे बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको, अनलेस कि आप खुद ही से प्रैक्टिस करना, सर्च करना शुरू करें, आपको नहीं सिखाए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने तौर पे सीख सकते हैं घर से बैठे बैठे। आपके पास बस कंप्यूटर होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, और उससे भी सीख सकते हैं। कैपकट नाम की एक एप्लीकेशन है जिससे आप डाउनलोड करके वो सब कुछ कर सकते हैं जो कि बड़े लेवल के सॉफ्टवेयर्स भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उसके अंदर पेशेंस ज़्यादा चाहिए होता है आपको। खैर, वो हो गया, आई मूवी भी हो गया अगर बेसिक लेवल पर एडिटिंग करनी है। खैर, अब ये और किन लोगों को चाहिए होगी एडिटिंग,
जो फ्रीलांस वीडियोग्राफर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा काम आने लग जाता है, उनको मदद चाहिए होती है एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो बस कहते हैं कि कोई ट्रस्ट वर्दी बंदा हो जो कि मेरा काम मुझे कर लिया करे, जब भी मैं उसको कहूँ तो वो बस काम में मुश्किल ना हो, कोई मसला ना हो, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स बार बार आ रहे हैं मेरे पास, मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ है, मैं ट्रस्ट को नहीं सैक्रिफाइस कर सकता। एज लॉन्ग एज आप उनको दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे? आप सोशल मीडिया के ऊपर फ्री में पोस्टिंग करके एक खास प्रोफाइल बनाएंगे, उसके अलावा फ्रीलांस की वेबसाइट बनाएंगे, फ्रीलांस की वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, उसके अंदर फ्री में कंटेंट अपलोड करेंगे खुद ही से एडिटिंग की हुई, और बताएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, और अगर किसी को चाहिए हो तो वो कर सकता है। फिर जब उस ऑफिशियल अकाउंट से, उस ऑफिशियल फेसबुक के पेज से या इंस्टाग्राम के पेज से उनको मैसेज जाएगा किसी को भी कि मैं, अगर तुम्हें चाहिए हो तो मुझसे करवा लो काम और मैं इतना चार्ज करूँगा, तो वो बंदा फौरन से यस कर देगा कि ठीक है, इसने किया हुआ है, मुझे सामने नज़र आ रहा है काम, तो ठीक है, इसी से करवाना। अब ये काम हो गया एक। उसके बाद रियल इस्टेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वीडियोग्राफर्स हैं जिनका काम यही है कि बस जाके वीडियो प्रोड्यूस करो, एडिट किसी और से करवाओ, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं है कि एडिटिंग भी खुद करते रहें, वो मगज़ खपाई करते रहें। तो यानी वो ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। उसके बाद जो वेडिंग वीडियोग्राफी होती है, वो भी एक ऐसी चीज़ है जो आप कर सकते हैं। वेडिंग वीडियोग्राफी के अंदर एक थीम होता है जिस थीम को लेके चलते हैं। हर एक एडिटर का अपना थीम होता है, वैसे भी बेसिक लेवल पे सारे अपने मार्केट के अंदर थीम्स पड़े होते हैं। जैसे ही आपने वो थीम, यानी कि शुरू में क्या सीन होगा, उसके अंदर कौन सी ट्रांजिशन आएगी, कौन सा फ्लेयर आएगा, और क्या टेक्स्ट लिखा आएगा, कैसे कलर ग्रेडिंग करनी है, ये सब कुछ अगर आपने सीख लिया तो फिर तो आपके पास एक हुनर आ गया है। आपने बस फेसबुक के अंदर ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, जिस ग्रुप में लेट्स से रियल एस्टेट के फ़ोटो और वीडियोस बनाने वाले लोग हैं, या फिर वेडिंग वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने वाले लोग हैं, और उसके अंदर आपने बस पोस्ट करना है कि जनाब अगर किसी को एडिटर की ज़रूरत है, बंदा हाजिर, शुरू में फ्री में करने के लिए तैयार है, आप बस खुश होंगे। वो भेजेंगे आपको, वो चाहते हैं, वो भेजेंगे आपको अपना मटेरियल और कहेंगे कि ठीक है एडिट करके दिखाओ, आप बैठ के एडिट करें, वो खुश हो गया तो आपको काम मिल जाना। इसी तरह बाज़ लोग जो बड़े लेवल के लोग हैं जिन्होंने बगैर ऑनलाइन आए बिजनेस कर लिया है, मसलन रियल एस्टेट एजेंट्स हो गए जो कि हाई लेवल पे पहुंच गए हुए हैं, जिन्हें अब बार बार किसी के तरले करने की ज़रूरत नहीं है कि यार मुझसे घर बिकवा दो, उनके पास खुद ही से कस्टमर्स आते रहते हैं। तो वो चाहते हैं कि अब मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊं, जिसमें जहां पे 10 बंदे आ रहे हैं मुझे 20 बंदे आके कहें या 30 बंदे आके कहें। अगर 30 बंदे आके उनको कहते हैं तो उन्हें पता है कि $3 मिलियन वो आराम से कमा सकते हैं। तो इसका मतलब, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो चाहते हैं कि मैं कुछ भी करूं, मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम में मेरी ये एफर्ट लगे, और अगर कोई हेल्प करने वाला बंदा भी मुझे चाहिए हो, उसको मैं बेशक 10,000 दे दूं, 20,000 दे दूं, लेकिन उसकी वजह से मेरे वो जो 3 मिलियन बनने हैं वो बन जाए तो ठीक है, मैं हायर कर लूँगा। तो यानी आपको पता होना चाहिए कि आजकल मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, टिकटॉक के ऊपर क्या ट्रेंड चल रहा है, फेसबुक के ऊपर क्या ट्रेंड चल रहा है, और किस तरह की वीडियोज़ इस स्पेशल फील्ड के अंदर लाइक की जा रही हैं, वो फेमस है, ट्रेंड्स के अंदर है, ताकि वही चीज़ आप कॉपी करके एग्जांपल के तौर पे उसको भेजें, वो खुश होगा, ठीक है मैं कॉपी करना चाहता हूँ, मैं भी इस तरह का कंटेंट, चलो जी आपको क्लाइंट मिल गया। तो बस वही बात आ जाती है, क्लाइंट मिल गया तो उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपको एग्जैक्टली वही चीज़ें आप बना के दें उसको जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है, जिस तरह के आपने वादे किए हैं, और बस चल सो चल का। अब आगे देखते हैं कि अगला क्या पॉइंट। अगला ऑप्शन आ जाता है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। ये एक इंतहा दर्जे का इन डिमांड, बिल्कुल उसी लेवल का है जिस तरह की वीडियो प्रोडक्शन है, क्योंकि जिस तरह नए से नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उनको मैनेज करना बिजनेसेस के लिए बहुत ज्यादा इन डिमांड है, क्योंकि बिजनेसेस के पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है कि वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी करते रहें और अपना बिजनेस में संभालें, सेल्स भी करें, सब कुछ करते रहें, क्योंकि अनलेस कि वो बिजनेस बड़े लेवल का है, वो सब कुछ कर सकता है क्योंकि उन्होंने बंदे हायर किए हुए हैं हर चीज के लिए। लेकिन जो मेन स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, उनको ये चीज चाहिए होती है, और आपको पता है कि कितनी ज्यादा तादाद में स्मॉल बिजनेसेस ओनर्स बैठे हुए हैं। उनको पता है कि ये जी जो भी बाहर के ममालिक में बैठे हुए हैं, कि लोकल लेवल पे अगर किसी और सस्ती कंट्री के लोगों को हम लोग ये काम देना शुरू कर दें, उनसे उसी लेवल का काम हो जाएगा अगर कोई एक्सपर्ट लेवल का बंदा मिल जाए तो, लेकिन वो कम पैसों में चार्ज कर देगा। ठीक है, अब जो दूसरी तरफ वो जो सस्ते कंट्रीज में बैठे हुए लोग, उन्होंने सस्ते दामों इस वजह से चार्ज करना है क्योंकि वो सस्ते दाम फिर भी उनकी कंट्री के अंदर बहुत अच्छे दाम है। तो आप हिसाब लगाएं कि आपकी जो एक मजदूर है पाकिस्तान वगैरह के अंदर, वो उतना ही कमाता है जितना एक फ्रीलांसर एक कस्टमर से टर्म्स वगैरह सेट करके कमा सकता है।
ठीक है, जो मजदूर होता है जिसका 10, 20, 30, 40 हज़ार तक की होती है इनकम। उसके बाद जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट है उसको कैसे सीखना है, इसका कोई कोर्स यूनिवर्सिटी वगैरह में नहीं है, इसके ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और कोर्सेज सबसे अच्छे आपको वहीं पे मिलेंगे जो कि फ्री में हैं, यूट्यूब के ऊपर है। तो आपको सर्च करना है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट का फुल कोर्स स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है। वो बेशक आप एक प्लेटफॉर्म के लिए उठा लें, फेसबुक के लिए उठा लें शुरू में, फिर उसके बाद इंस्टाग्राम को उठा लें, फिर उसको टेस्ट करें। अपनी जो प्लेटफॉर्म कोई भी आपने चूज कर लिया, अगर आपने कंटेंट क्रिएशन चूज कर ली या आपने वीडियो प्रोडक्शन चूज कर ली, तो उसका जो अपना ब्रांड है, आपका जो अपना आपकी कंपनी है, उसके लिए जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बनाना है, उसके ऊपर जो पोस्टिंग करनी है, कैसे करनी है, उसको कैसे क्रिएटिव बनाना है, कैसे एंगेजमेंट लेके आनी है, कैसे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं, ये सब कुछ आप जब तक अपने ऊपर टेस्ट करके खुद से ना देखें तब तक आप किसी और के लिए नहीं कर सकते। हाँ, जो बिजनेसेस हैं उनको पता है कि जो स्मॉल बिजनेसेस होती हैं कि जब तक वो 100% डेडिकेशन के साथ ये काम वो खुद नहीं करेंगे, खुद एक बंदे को ब्रांड का ओनरशिप नहीं देंगे, तब तक वो इस लेवल के फॉलोअर्स नहीं लेके आ सकते जिस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स जो जो 100% अपने फेस के साथ चलते हैं वो लेके आते हैं। तो उनको पता होता है कि फॉलोअर्स इतने ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन उनको ये भी पता है कि अगर मेरा पोस्ट 10 बंदे भी देख लें तो उसमें से भी एक पोटेंशियल कस्टमर आ गया तो उसने पैसे पूरे कर देने मेरे। तो इस वजह से वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करते हैं। और आपका काम है कि जो नए ट्रेंड्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, नए जो कोई भी नए आइडियाज आ रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे एंगेजिंग बनाना है, मेन ये है कि आपने जो पहले था ना जेनेरिक वे ऑफ पोस्टिंग, कि आपने बस रैंडम सी पोस्ट कर दी अपने सर्विसेज के बारे में, अपनी लोकेशन के बारे में, फोन नंबर डाल दिया और उसके बाद ईमेल डाल दी, अपनी वेबसाइट डाल दी और अच्छा सा पोस्ट ग्राफिक्स के साथ पोस्ट कर दिया। नहीं, उससे कुछ भी नहीं होना। उससे हाँ ये हो सकता है कि जब भी कोई सर्च करेगा गूगल वगैरह के ऊपर तो फिर शायद वो पोस्ट कहीं पे निकले, फेसबुक वगैरह पे नहीं निकलेगा, कोई भी नहीं सर्च करता फेसबुक के ऊपर बिजनेसेस के लिए। गूगल माय बिजनेस के ऊपर सर्च की जाती है। तो वो हर एक चीज के लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं जो जब तक कि आप खुद से शुरू ना करें, बिजनेस टाइप को ना समझे, उस हिसाब से आपको नहीं पता चलेगा। खैर, जब आपने तो अगर वो जो जेनेरिक से पोस्टिंग नहीं है अच्छी, तो फिर कौन सी पोस्टिंग अच्छी है? वीडियो प्रोडक्शन। उसके अंदर आपने टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आनी है। टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरह की? शुक्र। अच्छा, टिप्स एंड ट्रिक्स किस तरह की कि कोई भी बिजनेस है उसके जो मसले हैं कस्टमर्स को, वो उसके बारे में टिप्स फ्री में देनी है। अगर आप अकाउंटेंट हैं तो टैक्स के बारे में फ्री टिप्स कि जनाब आपको पता है कि आपके अगर इतनी इनकम हो तो आपको ये टैक्स देना होता है, हाँ इसकी बजाय आप ये कर लें तो एक्सपेंस आप करके वो इनकम को नीचे लेके आते हैं तो आपको उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप रियल एस्टेट एजेंट है तो आपको क्या पता है, आप उनके आपने नए कस्टमर्स लेके आने रियल एस्टेट एजेंट ने, तो क्या आपको पता है कि अगर आप ये करेंगे और इस तरह की वीडियोस बनाएंगे तो आपके ज्यादा आ जाएंगे? नहीं कर सकते आप, मैं आपकी मदद कर दूं। यानी वो जो प्रोफेशन है उसके अंदर आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा प्रोफेशन क्या है, फिर उस प्रोफेशन के ट्रेंड्स क्या है सोशल मीडिया के ऊपर जिसकी वजह से फॉलोअर्स आते हैं। और ये सब कुछ बहुत बड़ी गेम है, बहुत बड़ी रिसर्च है, इसका कोई सिस्टम नहीं है कि आप ये यहां से जाके सीख सकते हैं। जब तक कि आप खुद नहीं घुसेंगे, खुद नहीं देखेंगे कि क्या कर रहे हैं लोग जिनके फॉलोअर्स हैं, तो वही आपको मिल जाएगा। आजकल यूट्यूब के ऊपर आप देखें तो हर एक प्रोफेशन में एक ना एक बंदा टॉप लेवल पे पहुंचा हुआ है, उसके फॉलोअर्स भी हैं, उसने सब कुछ किया हुआ है। जो किया हुआ है आप उसको देखें, उसको समझें और वही चीजें इनकॉर्पोरेट करवाएं अपने क्लाइंट्स के अंदर। अगर वो छोटे लेवल का काम है तो आप उसका कम चार्ज करें, अगर हाई लेवल का काम है तो आप उसका ज्यादा चार्ज करें और क्लाइंट देगा आपको, क्योंकि आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं कि भाईजान ये करना है हमने और यहां तक पहुंचना है। आप खुद ही सोचें कि अगर आप एक्सपेक्टेड एक साल के अंदर $1 लाख लगाते हैं तो इससे आपकी इतनी ज्यादा सेल्स आएंगी। इतनी ज्यादा सेल्स का मतलब है आपका रेवेन्यू इतना ज्यादा बढ़ेगा। अब वहां पे रियल एस्टेट का एक एजेंट है, जिन दिनों में व्लॉगिंग बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी, रियल एस्टेट का एक एजेंट था न्यूयॉर्क के अंदर जो कि पहले एक सेलिब्रिटी शो के अंदर आता था। जब उसने ये करना शुरू किया कि वो रियल एस्टेट का एजेंट बन गया और उसने देखा कि इस तरह के काफी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और इस तरह की पोस्टिंग करने से उनको फायदा हो रहा है, फॉलोअर्स वगैरह आ रहे हैं, तो उसने ये किया कि यार यही चीज मैं अपने प्रोफेशन के अंदर करना क्यों ना शुरू कर दूं। तो वो चीज वो अपने प्रोफेशन के अंदर लेके आया, डेली पोस्टिंग उसने करनी शुरू की और वो डेली बताता था मैं क्या कर रहा हूँ ये वो, और उसके फॉलोअर्स बढ़ने की वजह से लोग ट्रस्ट करने लग गए, तो उसकी सेल्स ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई। तो यानी उसने जितना मेहनत की उसका फल उसको इवेंचुअली मिल गया। बाज बिजनेस ओनर्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा इम्पेशेंट होते हैं, आप लोगों ने उनके साथ डील नहीं करना, उसके फायदा ही नहीं, कोई भी सर खपाई है,
कोई जितनी भी आपको पेमेंट की जाए उसके लिए उसका कोई सेंस नहीं बनेगा। इससे बेहतर है कि आप उसकी बजाय कुछ और कर लें। ठीक है, आपको ये भी चूज करना है कि क्लाइंट्स किस टाइप के हों, उनकी क्या रिक्वायरमेंट हो, वो सब कुछ क्लियर हो, उनको भी पता हो और आपको भी पता हो कि ये आपने करना है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है कि सोशल मीडिया मैनेजमेंट के जो कोर्सेज हैं वो कहाँ से मिलेंगे। कोर्सेज यूट्यूब वगैरह के ऊपर हैं, यूडमी के कोर्सेज हैं। अगर आपको नहीं पता तो फेसबुक वगैरह के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्री ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें जो कोर्सेज बेचने वाले हैं यूडमी एक वेबसाइट है जहाँ पे कोर्सेज बना के कोई भी बेच सकता है। तो ये लोग जब भी किसी वेबसाइट के ऊपर कोर्स बनाते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, तो हर एक वेबसाइट के अंदर कंपटीशन आ जाता है। तो कंपटीशन से आगे निकलने का तरीका यही है कि आप शुरू में किसी तरह करके अपने जान पहचान वाले लोगों से काम करवाएं, उनको कहेंगे आपको काम दे और आपकी प्रोफाइल देख वो प्लेटफॉर्म देखे कि आपने काम किया हुआ है और उससे इंप्रूव वो बेशक आप उसको वैसे पैसे वापस कर दें या फ्री में उसका काम कर दें। तो यही काम ये जो वेबसाइट्स हैं जो फ्री में कोर्सेज वगैरह बनाती है और लोग कोई भी बना सकता है और अपलोड कर सकता है और उसे बेच सकता है, तो वो लोग शुरू में यही करते हैं कि प्राइवेट ग्रुप्स हैं जिसका वो शामिल हो जाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, इसमें जो पहले 100 बंदे होंगे वो फ्री में कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो उन 100 के 100 बंदों को फ्री में कोर्स की एक्सेस मिल जाती है जो कि बाद में $20-30 की होनी होती है। तो ये ऑप्शंस भी होते हैं कि आप इन कोर्सेज से सीख सकते हैं। तो आप यानी सब कुछ मौजूद है, हर चीज़ का हरबा मौजूद है, आपको विलिंग होना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये काम मेरे लिए नहीं है, अगर आप पहले से सोच रहे हैं ना, तो ये काम आपके लिए नहीं है। फिर आप ये सोचना भूल जाएं कि मैं घर में बैठ के काम करूं। लेकिन बहुत ज़्यादा आगे फील्ड्स हैं जो शायद आपको बेहतर लगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट टाइप, गूगल एड्स की। गूगल एड्स का अगर आपको नहीं पता तो ये एक इतनी बड़ी मार्केट है और इतना ज़बरदस्त किस्म का काम है कि अगर आपको वाकई महारत आ जाए इसमें तो इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि ख़त्म ही नहीं होती। जो भी एड्स रन करना होता है ना एक प्लेटफॉर्म के अंदर जिसमें बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, और अनलेस के आप माहिर हो एड्स रन करने में, कभी भी आप कंपटीशन के खिलाफ विन नहीं कर सकते। क्योंकि ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी एजेंसीज बैठी हुई हैं जिन्होंने बंदे हायर किए हुए हैं जिनका काम यही है कि 24/7 नए से नए आइडियाज लेके आए, नए से नए कंटेंट लिखें जो कि एड को ज्यादा एंगेजिंग बनाएं, ज्यादा रिजल्ट्स लेके आए। जब भी आपका एड अच्छा हो गया तो आपके रिजल्ट्स निकलेंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो एड हमेशा चलता रहेगा। उस एड ने कभी ना कभी एक्सपायर हो जाना है। देखें एड्स कैसे चलते हैं, सबसे पहले आप तस्वीर को लगाते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ लिखते हैं और उसके साथ एक बटन लगा देते हैं। बटन कहता है कि यार मुझे मैसेज करो, कॉल करो, या मुझे अपनी ईमेल एड्रेस दो, मुझे ये करो। तो मेरा बिजनेस जो है, जो भी बंदा है मेरा, वो तुम्हें कांटेक्ट कर लेगा या मैं खुद कॉल कर लूंगा और इस तरह हम लोग बात करेंगे। ठीक है, मसलन अगर कोई बंदा है जो घर बनाता है तो वो चाहता है कि मैं कस्टमर्स के लिए एक ऐड चलाऊं गूगल के ऊपर, तो जब भी कोई सर्च कर रहा है तो उसका ऐड सबसे ऊपर आना चाहिए। लेकिन मार्केट के अंदर 10,000 कंपनियां बैठी हुई हैं जो कि गूगल के ऊपर ऐड रन कर रही हैं, जो कि विलिंग है कि गूगल जितना मर्जी पैसा चाहे ले ले हमसे, लेकिन हमें वो बंदा दे जो उस टाइम बैठ के सर्च कर रहा है कि घर कैसे बनाते हैं कस्टम होम्स, क्योंकि मैंने बनवाना, क्योंकि मैं बना लूंगा, और वो कस्टमर की लीड उनके पास चली जाए। तो ऐसा जो बंदा होता है ना जिसको महारत हासिल हो कि कैसे वो ऐड लिखना है उस तरह का जो कि उस बंदे को नजर आए जो उस टाइम सर्च कर रहा है, उस बंदे की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब ये कहां से सीखेंगे आप? गूगल का अपना फ्री का कोर्स है गूगल एड्स के ऊपर। अगर आप सर्च करेंगे गूगल एड्स ट्यूटोरियल, गूगल एड्स लर्निंग, वो आपको सब कुछ नजर आ जाएगा। यूट्यूब के ऊपर भाई अन्य वाले लोग बैठे हुए हैं। वैसे भी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पैसे पे करके कोर्सेज वगैरह खरीद सकते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बेसिक लेवल पे आप ये करते हैं कि आपने तस्वीर पोस्ट की, आपने कंटेंट लिखा कि तस्वीर के अंदर क्या है, हमारी सर्विसेज क्या हैं, किस एरिया को कवर करते हैं हम लोग, और उसके बाद वहाँ पे एक बटन लगा देना है कि हमें कॉल करो, हमें मैसेज करो या हमें हमारा फॉर्म फिल करो और हम लोग आपको कांटेक्ट खुद ही से कर लेंगे। लेकिन इन सारे बेसिक लेवल के अंदर इतने ज्यादा कुलिये लगे हुए हैं गूगल की तरफ से कि उसका बस एक सिस्टम बना हुआ है पहले से ही। उस सिस्टम के अंदर है कि आप चूज करें कि आपने क्या तस्वीर डालनी है, आप चूज करें कि आपने हेडिंग क्या लिखनी है, आप चूज करें डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, उसके बाद आप चूज करें कि आपने किस किस्म की ऑडियंस को टारगेट करना है, ऑडियंस के इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको याद हो तो फेसबुक ने काफी अरसा पहले एक ये सिस्टम बना दिया था कि गेम्स के अंदर आपसे पर्सनैलिटी के क्वेश्चंस होते थे। पर्सनैलिटी के क्वेश्चंस में वो ये पूछते थे कि आपकी उम्र क्या है, आपके इंटरेस्ट किस तरह के हैं, आपको किस तरह के लोग पसंद है, आपके फ्रेंड्स किस किस्म के हैं, आपको गेम्स कौन सी पसंद है, और आपने कभी
क्रिप्टो करेंसी खरीदी है, वो कौन सी खरीदी है, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, सेलिब्रिटी कौन सी आपको पसंद है, म्यूजिक किस किस्म का पसंद है, ये सारा डेटा उनके पास पड़ा हुआ है। ये सारा डेटा आपकी गूगल प्रोफाइल से निकाल के उन्होंने अपने पास रखा हुआ है, गूगल वालों ने भी, क्योंकि वो सब कुछ ट्रैक रखना चाहते हैं ताकि वो एड्स के दौरान जब कोई बिजनेस एड चला रहा हो तो वो चूज कर सके कि उसकी ऑडियंस किस किस्म की है। यानी आप चूज कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस की उम्र क्या होनी चाहिए, उसका मैरिटल स्टेटस क्या होना चाहिए, शादीशुदा या नहीं, उसके बच्चे हैं या नहीं। उसको कैसे पता चलेगा? अगर किसी ने बैठ के कभी सर्च किया हुआ है कि बच्चों का वो डायपर वगैरह, मिल गया उसको। अगर किसी ने गूगल मिनी के साथ बात की हुई है, या गूगल मिनी के पास खड़े होके, या गूगल के फोन के पास खड़े होके बच्चों के बारे में बात की है, या इस फोन ने बच्चों की आवाज बार बार सुनी हुई है, ये सब कुछ ट्रैक किया हुआ है, इस वजह से उनको पता है। ठीक है, उसके बाद वो ये भी ट्रैक, यानी बहुत ज्यादा डिटेल्स है। ये जब आप सीखना शुरू करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑडियंस की सिलेक्शन के अंदर इतनी डिटेल से आप ऑडियंस चूज कर सकते हैं। वो अगर वाइड रखेंगे तो आपको हर किस्म का बंदा कॉल करेगा। अगर आप कहते हैं कि मेरा जो क्लाइंट है उसका बिजनेस है होम रेनोवेशन का, ठीक है, और आप उसकी ऑडियंस की टाइप चूज नहीं करते, और आप कहते हैं बस इस एरिया के अंदर मेरा एड रन होना चाहिए, एरिया कर लें चले कनाडा, पूरा कनाडा, ठीक है, जिस शहर में वो रहता है बंदा, उसकी बजाय पूरा कनाडा आपने सर्च कर लिया, तो कनाडा के हर एक कोने पे बैठ के जब भी कोई बंदा सर्च कर रहा होगा वो एड सामने नजर आ जाएगा। ये नहीं होता कि हर दफा ये नजर आए, लेकिन खैर जो भी है वो कहीं ना कहीं नजर आ जाएगा उसको। लेकिन वो किसी और सूबे से भी कॉल कर सकता है कि यार मैंने होम रेनोवेशन, अब ये कंपनी वाला तो नहीं ना उठ के जा सकता कि होम रेनोवेशन करने जाए 10,000 के पीछे, जनाब दूसरे सूबे में चला गया। इस वजह से आपको ऑडियंस खुद से चूज करनी है। आपको आपकी ऑडियंस ऐसी होनी चाहिए कि जो कि होम रेनोवेशन का जो काम है, प्रोजेक्ट है, वो सर्च कर रहा हो कि मैंने देना है किसी को। ऐसी ऑडियंस ना हो जो होम रेनोवेशन के लिए मटेरियल ढूंढ रही हो कि अगर मैंने होम रेनोवेशन करना है और मुझे मटेरियल चाहिए तो मैं कहां से खरीदूंगा। तो आगे से आपका ऐड नजर आ जाए, उस बंदे को कॉल कर दे, तो क्लाइंट आगे से कि मैं तो करता ही नहीं हूं, मैं तो बेचता ही नहीं हूं मटेरियल, तुमने कहां से देखा? गूगल ऐड से। ओ मेरा गूगल ऐड तो ये बंदा चला रहा है, ओ तुम्हें कॉल करेगा, जनाब आपने गूगल ऐड चलाया हुआ है, मुझे तो ये वाली कॉल्स आ रही हैं। ओह अच्छा, मुझे ये मना करना था गूगल को कि इस तरह की कॉल्स। ओह अच्छा, ये चीजें आपको तभी पता चलेंगी जब आप शुरू करेंगे सीखना। खैर, ये आपको पता चल गया कि गूगल एड्स भी बहुत ज्यादा इन डिमांड है, क्योंकि बहुत ज्यादा मार्केट रिसर्च होती ही गूगल एड्स के ऊपर है। ठीक है, चाहें या ना चाहें, जितने भी स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको अगर बिजनेस चाहिए हाई एंड का तो वो यहीं से मिलेगा। क्योंकि जब भी मुझे कुछ काम करवाना है, यार मैंने गाड़ी में ऑयल चेंज करवाना है, तो अनलेस कि मैं किसी को पर्सनल तौर पे जानता हूं, जो कि नहीं होता इस बड़ी मार्केट के अंदर, हर एक बंदा हर एक बंदे को नहीं जानता, तो लोग क्या करते हैं, गूगल खोलते हैं। क्योंकि गूगल ने पिछले 20 सालों का सिस्टम एक बनाया हुआ है कि यार मुझे सर्च करना शुरू करो, मैं बस एक सर्च इंजन हूं। आपको नहीं पता उन्होंने प्लानिंग शुरू से की हुई थी कि लोग सर्च करेंगे बिजनेसेस के बारे में भी, लोग सर्च करेंगे खाना खाने के लिए बेस्ट जगह कौन सी है, लोग सर्च करेंगे पिज्जा कहां से सबसे अच्छा मिलता है। ये सब कुछ इस वजह से हुआ है कि जब सर्च वहां पे होने लग गई तो उस सर्च के लिए सबसे ऊपर आने के लिए लोगों को एड्स लाने के ऊपर मजबूर कर दिया जाए। इस वजह से सोशल मीडिया, गूगल एड्स, यही फेसबुक एड्स, यही येल्प हो गया, यही इंस्टाग्राम हो गया, यही यूट्यूब, हर प्लेटफॉर्म के एड्स, आजकल लिंक्डइन बहुत ज्यादा पॉपअप होने लग गया, ट्विटर बहुत ज्यादा पॉपअप होने लग गया, स्नैपचैट, इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो एड्स रन करना है, अगर आपने सारों के ऊपर नहीं करना तो एक के ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर इतनी महारत हासिल कर लें कि जब भी आपको कोई काम मिले, सोचें अगर कोई बंदा बैठा हुआ है और वो सर्च कर रहा है कि यार मैंने ऐड रन करना है फेसबुक के ऊपर, मुझसे नहीं संभाला जा रहा, तो मैं जाऊंगा किसी वेबसाइट के ऊपर, तो मैं ढूंढूंगा कि यार बेस्ट फेसबुक एड्स मैनेजर, ठीक है, और वहां पे जो बड़े प्लेटफॉर्म है ना, जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपने एड्स रन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी मजबूर कर रहे हैं इन बड़े जो ममालिक हैं, जो कनाडा अमेरिका वगैरह है, जहां पे पैसे देने वाले लोग हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो इन प्लेटफॉर्म, तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो एड्स रन कर रहा है उन वर्ड्स के लिए कि यार सबसे बेस्ट जो गूगल एड्स रन करने वाला बंदा है वो तुम्हें इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा। उसकी वजह क्या है कि जब वो एक दफा आ गया बंदा उसके पास, तो उसने सिस्टम रखा हुआ है प्लेटफॉर्म ने कि सब पैसे उसी प्लेटफॉर्म के थ्रू उस बंदे को मिलेंगे जिसको वो हायर करेंगे, ठीक है, और उस पैसे में से अगर वो $300 देंगे तो 20% वो चार्ज करेंगे, 10% वो चार्ज करेंगे, तो उनको भी पैसे मिल जाएंगे, उनके पैसे पूरे हो जाएंगे ऐड के। तो इस वजह से जब वो प्लेटफॉर्म खर्चा कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म को आगे लेके आने का, तो फिर चुप करके उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जाएं
अपनी प्रोफाइल बनाएं, शुरू में फ्री में काम करें, शुरू में सस्ते में काम करें, लेकिन महारत हासिल करें। जैसे ही महारत आ गई, आपको जो क्लाइंट्स हैं अच्छे फीडबैक देने शुरू कर देंगे। तो जब लोग देखेंगे कि जनाब इसके तो 100 फीडबैक मिली हुई है इसको, और सारी की सारी 5 स्टार्स की है, या 99 5 स्टार्स के है, या 90 5 स्टार्स के है, और 4 ने 4 स्टार दिए हुए, 3 स्टार दिए हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन वो आपको हायर करेंगे। तो इस वजह से खुद ही से सीखें, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और फिर आगे सेल्स की पिच। ये हर एक प्लेटफॉर्म की सेल्स की पिच भी डिफरेंट है, देखें, क्योंकि यही तो मैं कह रहा था कि हर कोई नहीं कर सकता घर से बैठे काम, आसान काम नहीं है। लेकिन अगर पूरी तरह आप सिस्टम को समझ लें, सीखना उस काम को बिल्कुल डिफरेंट चीज है, उसके बाद अपने आप को प्रमोट करना डिफरेंट चीज है, और जिस प्लेटफॉर्म को आपने चूज करना है प्रमोट करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म पे प्रमोशन के टैक्टिक्स को समझना बिल्कुल डिफरेंट चीज है। एक प्रमोशन का प्लेटफॉर्म यह है कि किसी भी बिजनेस की तरह आप सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं और उसके ऊपर पोस्टिंग करना शुरू करें। और देखें, अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी थी कि अगर रियल एस्टेट का एजेंट है तो उसके लिए कंटेंट किस किस्म का बनाना है। तो उसी तरह अगर आप गूगल एड की अपनी प्रोफाइल का बिजनेस लेके चलते हैं कि मलिक दी बेस्ट फेसबुक मैनेजर, ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल का नाम है, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, जो भी है हर तरफ ही बस ये आपने एक नाम रखा हुआ है, द बेस्ट फेसबुक मैनेजर, ठीक है, या टॉप रेटिंग फेसबुक मैनेजर। तो आपने कंटेंट किस किस्म का बनाना है? वो वाला कंटेंट नहीं बनाना जिसमें सिर्फ तस्वीरें पोस्ट हो रही हैं और आपकी सर्विसेज आ रही हैं, फोन नंबर आ रहा है और वेबसाइट आ रही है। आपने जो पेन पॉइंट्स हैं वो लेके वीडियोस बनानी है, कैमरे के सामने इस तरह बैठ जाना है जिस तरह मैं बैठा हूं, और जो पेन पॉइंट्स है, जिस तरह मैं पेन पॉइंट्स आपके लेके सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूं फ्री में, उसी तरह आपने बताना है कि गूगल एड में अगर आपने यहां पे आना है, क्या आपको पता है कि आपकी ऑडियंस की टाइप्स भी होती है, क्या आपको पता है कि आपने ऑडियंस के लिए लोकेशन भी टाइप करनी होती है, यानी ये सब कुछ बताएं। लेकिन अगर कोई स्मॉल बिजनेस का ओनर है जिसने पहले से ही ये काम किया हुआ है, तो उसको पता होगा कि यार ये काम आसान नहीं है, ये बेशक बता रहा है कि मैं कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं करूं। चलो फिर ये क्योंकि बता रहा है तो इसको आता होगा, ठीक है, इसको मैसेज करता हूं। वो फिर मैसेज करते हैं, फिर आपसे काम यहां से निकलता है। लेकिन ये लॉन्ग टर्म की गेम है। यही लॉन्ग टर्म की गेम अगर आप किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर जाके खेलते हैं, तो जैसा मैंने बताया था कि शुरू में आपको दोस्तों से कहना होगा, अपने जान पहचान वाले लोगों से कहना होगा कि यार मुझे प्रोजेक्ट दो, ताकि उसके ऊपर लिखा है कि आपकी प्रोफाइल ने 10 प्रोजेक्ट किए हुए और हर एक ने 5 स्टार्स दिए हुए। यानी ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपकी वो प्रोफाइल नेक्स्ट लेवल तक पहुंचेगी, और फिर इंशाल्लाह 100-200 लोग जो हैं वो आपकी प्रोफाइल के ऊपर रिव्यूज करेंगे, और वो सारे के सारे बेस्ट रिव्यूज होंगे, और फिर तो चल सो चल काम, ये होगी वो वाली बात। उसके बाद आगे आ जाए फेसबुक एड्स, उसी तरह चलेंगे, येल्प के एड्स इसी तरह चलेंगे, जो स्नैपचैट है, लिंक्डइन, टिकटॉक, सारों के एड्स सीखें, ये घर से बैठ के काम हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लेवल एसईओ। एसईओ का अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा सा टाइम लगाइए, बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। एसईओ ये चीज़ है कि जिस तरह गूगल एड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है और आपने उनको आगे लेके आना है, तो इन एड्स की कैसे बेहतर कैसे बनाना है, इसी तरह कोई भी सोशल मीडिया है, उसके ऊपर कोई भी प्रोफाइल है, या गूगल के ऊपर कोई भी वेबसाइट है, या यूट्यूब के ऊपर कोई भी वीडियो है, यानी कहीं पे भी जब भी कोई सर्च करता है, तो बजाय इसके कि सिर्फ एड्स इस्तेमाल करके अपने आप को ऊपर लाया जाए, बल्कि एक्चुअल रिजल्ट्स जो है, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स इनको कहते हैं, उसमें भी अपने आप को ऊपर लाया जाए। उस प्रोसेस को कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सबसे पहले गूगल आ जाता है कि अगर किसी ने अपनी वेबसाइट रैंक करनी है, रैंक का मतलब होता है कि अपने पहले पेज के ऊपर लेके आनी है, जब भी कोई कुछ सर्च करे सर्विसेज को अपने एरिया के अंदर, तो उसके लिए जो प्रोसेस दरकार होता है उसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये प्रोसेस क्या है? ये प्रोसेस ये है, शुरू होता है, आप बैठते हैं एज एक्सपर्ट इन एसईओ और क्लाइंट के साथ बैठ के उससे सारी डिटेल लेते हैं कि वो क्या बिजनेस करता है, क्या सर्विसेज ऑफर करता है, उसके बारे में यूनिक चीज क्या है, किस लोकेशन को कवर करता है, और इन सारी डिटेल्स को लेके तो वो चला जाता है गूगल के ऊपर।
क्योंकि जो सर्च है उसका सबसे बड़ा इंजन गूगल है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए डेटे की बेस लाइन गूगल से ही आपको मिलेगी। गूगल ने काफ़ी ज़्यादा सिस्टम लगाए हुए हैं जिसमें वो बताता है कि जब भी कोई सर्च किया जाता है वर्ड, तो उससे रिलेटेड और क्या वर्ड सर्च किए जा रहे हैं हमारी सर्च इंजन के अंदर। तो आपने वो सारा जो डेटा लिया हुआ है कि मसलन एक बंदा है, उसकी आईफोन की रिपेयर शॉप है और वो कनाडा ओंटारियो सिटी ऑफ ब्रैम्पटन में है और वो सिर्फ ब्रैम्पटन के एरिया को कवर करना चाहता है, और जब भी कोई सर्च करे आईफोन रिपेयर शॉप इन ब्रैम्पटन ओंटारियो कनाडा, ब्रैम्पटन ओंटारियो कनाडा तो कोई नहीं सर्च करता। जब भी कोई लोकल लेवल पे सर्च करता है तो वो हमेशा कहता है आईफोन रिपेयर शॉप इन ब्रैम्पटन, या वैसे ही कह देता है आईफोन रिपेयर शॉप। और जो गूगल है, अगर आप चेक करें तो वो रिजल्ट से पहले आपको बताता है कि आपकी प्रिसाइज लोकेशन हमें दरकार होगी, ताकि हम लोग आपकी लोकेशन के बेस पे आपको रिजल्ट्स दें। यानी वो ऑटोमेटिकली लोकेशन का नाम तो वो खुद से पुल कर लेगा आपके सर्च के लिए। तो आपको आईफोन रिपेयर शॉप इन ब्रैम्पटन, जो वर्ड पूरा है कीवर्ड, इसको कहते हैं कीवर्ड, इसकी बेस पे आपने एक वेबसाइट का पेज बनाना। उसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि जो इमेजेस हैं उसकी डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये चीज़ लिखी हो। उसके बाद जो उसकी वेबसाइट के पेज की हेडिंग है उसके अंदर भी ये वर्ड लिखा हो। उसके बाद जो वेबसाइट पेज का कंटेंट है, जो कि पैराग्राफ्स वगैरह लिखे हुए हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं से ये कीवर्ड लिखा हो। उसके बाद अगर कोई लिंक है उसके अंदर जो कि किसी और वेबसाइट पे लेके जा रहे हैं, या किसी और वेबसाइट के पेज के ऊपर लेके जा रहे हैं, या किसी और वेबसाइट से इस पेज पे आ रहे हैं, ये सब जो मलीदा बना हुआ है ना सारा का सारा, इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्योंकि इन सारी चीजों ने मिलके गूगल को बताना है कि भाईजान ये जो वेबसाइट है ना, इसके अंदर आईफोन रिपेयर इन ब्रैम्पटन के लिए सबसे ज्यादा डेटा पड़ा हुआ है। इस वजह से मेरे ख्याल से ये वाला रिजल्ट में सबसे ऊपर आना चाहिए। अब इस चीज को कितनी देर लगती है? इस चीज को 1 महीना भी लग सकता है, इस चीज को 2 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। यानी मंथली काम आपने करना है कस्टमर के लिए, और कस्टमर की वेबसाइट के एक पेज को इस कीवर्ड के लिए आपने ऊपर सबसे पहले नंबर पे, या पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे लेके आना है, ताकि जब भी कोई सर्च करें तो वो एड्स को कर देते हैं, बाजू का रिमूव कर देते हैं। तो अगर वो स्किप कर देते हैं तो सामने फिर भी हमारा नंबर हो, तो वो एड्स भी कवर हो गए और ये चीज भी कवर होगी। यानी आपने हर तरफ छा जाना। ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स ये चाहते हैं। तो उसके लिए उनको एसईओ का माहिर चाहिए होता है। एसईओ के माहिर ने बस ये काम करना है कि ये सब कुछ करके तो आपका पेज ऊपर आ जाएगा। उसके लिए कितनी देर दरकार होगी उसका किसी को कुछ नहीं पता होता। वो जितना मर्जी कहें कि हम कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं होता। खैर, बस वो मेहनत करने वाला काम होता है और उसके साथ मुसलसल कंसिस्टेंसी के साथ चलना पड़ता है और इवेंचुअली आपका आगे निकल आता है। ठीक है, अब ये चीज है जिसको सीखना बहुत ज्यादा, तकरीबन 3 महीने दरकार करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर इतनी ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि ये सिर्फ एक बहुत बड़ी फील्ड है और उसकी काफी ज्यादा शाखें हैं। इस वजह से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है ना, वो थोड़ा सा ब्रॉड है और इसको ज्यादा देर लगती है सीखते हुए। लेकिन अगर आप सीख जाएं, रिक्वायरमेंट उसकी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह गूगल एड्स की है। मैं आपको बता रहा हूँ जितने जितने भी स्किल्स की बात हो रही है, ये सारे स्किल्स उस लेवल के हैं कि इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आपको आता है तो अन्नेवा काम। ठीक है, इसी वजह से लोग कहते हैं कि फ्रीलांसिंग जो है वो आसान भी है क्योंकि सब कुछ ईजिली अवेलेबल है, लेकिन मुश्किल भी है क्योंकि आपको ना सिर्फ वो चीज़ें सीखनी है बल्कि अपने आप को मेंटेन भी रखना है, अपनी जिम्मेदारियां भी निभानी है, उसके बाद क्लाइंट्स भी लेके आनी है, उसके बाद बिजनेस को भी मैनेज रखना है, बिजनेस की टैक्स करने हैं, फिर उसके बाद सेल्स करनी है, फिर उसके बाद रिपोर्टिंग करनी है, सब कुछ करते रहना। तो इस वजह से वो आसान भी है, मुश्किल भी है। बेस्ट बंदे वो होते हैं जो एक अपना इस्टेब्लिश होने के बाद नेक्स्ट लेवल ले आते हैं, जिसमें आगे आगे लोगों को सिखाते हैं और उन्हीं स्टूडेंट्स को अपनी टीम में शामिल करके काम असाइन करने लग जाते हैं। क्योंकि एसईओ एक बहुत बड़ी अम्ब्रेला है और उसकी काफ़ी शाखें हैं, तो हर एक शाख के लिए उन्होंने डिफरेंट स्टूडेंट्स अलाट किए होते हैं।
तो बास स्टूडेंट्स का काम होता है कि कीवर्ड की रिसर्च करें कि इस तरह के बिजनेस के लिए, इस लोकल लेवल पे काम करने के लिए किस किस्म के कीवर्ड्स होने चाहिए जो कि गूगल के ऊपर सर्च किए जाए और फिर ये रिजल्ट में सामने आए। तो इस हिसाब से वो डिफरेंट काम करता है बंदा। जो वेबसाइट के ऊपर चीज़ें डालने वाला बंदा होता है वो डिफरेंट होता है, सो एंड सो फोर्थ। मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। बाज़ एजेंसीज़ हैं, क्योंकि हर एक कंट्री के अंदर हर तरह के लोग, हर तरह के बिजनेस माइंडेड बंदे बैठे हुए हैं। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से ही लोग हैं जो बहुत हाई लेवल पे ये काम कर रहे हैं। वो ये करते हैं कि कस्टमर्स से ले लेते हैं लोकल लेवल पे काम, और फिर आगे जो इंडिया पाकिस्तान वगैरह में जहाँ पे बैठ के हाई एंड परफॉर्म करने वाले लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने पहले से ही प्रूवन रिकॉर्ड दिखाया हुआ है, उनको वो ये काम दे देते हैं कि ठीक है आप करें सस्ते में, और मैं थोड़ा सा दरमियान से प्रॉफिट लेके तो मैं डील करता रहूँगा कस्टमर के साथ। तो यानी काम ना सिर्फ डायरेक्ट क्लाइंट से आता है बल्कि जो मिडल मैन है उनसे भी आता है। खैर, उसके बाद अगला टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, और वो है एसईओ के लिए, जो क्योंकि ये इतना बड़ा है सिस्टम है, इसके लिए सॉफ्टवेयर दरकार होते हैं। मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं जिन्होंने गूगल के साथ डायरेक्ट लिंक लिया हुआ है, गूगल के सिस्टम के ऊपर अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, जिनको एक्सेस होती है गूगल की मुख्तलिफ डिटेल्स की। तो वो आपके जो क्लाइंट की वेबसाइट है उसको ट्रैक करते हैं कि किस लेवल पे पहुंची हुई है, उसके क्या स्टेट है इस वक्त, और कितनी इम्प्रूवमेंट हो रही है मंथली के हिसाब से, और क्या करना चाहिए आपको। इसके अंदर जो कंटेंट पहले से डला हुआ है उसके हिसाब से ये वाला कंटेंट और डालेंगे तो फ़ायदा होगा, ये वाले ब्लॉग्स लिखेंगे तो वो फ़ायदा होगा। ये सब कुछ वो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू होता है। सॉफ्टवेयर्स जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं अगर स्टैंड अलोन लिए जाएं, क्योंकि हर चीज़ का जुगाड़ होता है। तो उन सॉफ्टवेयर्स का भी जुगाड़ है, जिसमें बाज़ सॉफ्टवेयर्स 30% डिस्काउंट के ऊपर, 40%, 60% डिस्काउंट के ऊपर मिलते हैं, लेकिन एक ही अकाउंट के अंदर 2-3 डिफरेंट लोगों को एक्सेस होती है, जो तीनों बंदे मिलके इकट्ठा पे कर रहे होते हैं। लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि फिर जो 2-3 बंदे हैं एक ही अकाउंट के अंदर, उनके पास एक्सेस है आपके क्लाइंट्स के डेटे की, तो यानी वो अगर डायरेक्ट होना चाहें क्लाइंट के साथ वो हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छे परफॉर्मिंग हैं तो अगर वो डायरेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो क्लाइंट कह देगा नहीं मैं सेटिस्फाइड हूँ उस बंदे के साथ, तो मैं खैर जो भी है, यानी ये सारी प्लस माइनस होते हैं हर चीज़ में। उसके बाद हो गया एसईओ रिपोर्टिंग। एसईओ रिपोर्टिंग एक ऐसी छोटी सी डिपार्टमेंट वाली टाइप की है, प्रोफेशन है एक, जो एसईओ के बड़े अम्ब्रेला के अंदर एक छोटा सा सेक्शन है, डिपार्टमेंट है। उसका काम ये होता है कि जो सिर्फ रिपोर्टिंग करते हैं कि अगर जो एजेंसी ओनर है जो कि मिडल मैन है, रिमेंबर मैंने पीछे अभी बात किया कि मिडल मैन भी होते हैं जो कि काम पकड़ते हैं क्लाइंट से और आगे करवा लेते हैं सस्ते दामों तो वो क्योंकि आदी हो गए होते हैं कि वो कस्टमर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा डील करें और काम खुद ना करें, तो उन्होंने असाइन किया होता है हर काम हर एक बंदे को, तो उनके लिए सिस्टम काफ़ी बना होता है, आसान होता है। तो एक सिस्टम ये होता है कि नया जब कस्टमर आया है तो उसकी जो करंट वेबसाइट की स्टेटस है उसकी रिपोर्टिंग करनी है, और उसके बाद जो हम लोग साथ साथ काम करते जा रहे हैं उससे क्या इंप्रूवमेंट्स आ रही हैं वो भी रिपोर्टिंग करनी है। तो एक बंदा उसने हायर किया होता है सिर्फ इसलिए कि वो सॉफ्टवेयर्स जो एसईओ के लिए होते हैं, जिनका गूगल के साथ कनेक्शन होता है, और वो डेटा ऑटोमेटिकली पुल कर लेते हैं, और गूगल उनको बताता रहता है कि ये वेबसाइट यहाँ पे थी अब यहाँ पे पहुँच गई है, उसके अंदर ये इंप्रूवमेंट्स होनी चाहिए, ये हो चुकी हैं। वो सारे सॉफ्टवेयर्स इस्तेमाल करके सिंपली रिपोर्ट जनरेट करके वो सिर्फ बेचते हैं आगे कि ठीक है अगर तुम्हें एसईओ की रिपोर्ट चाहिए मैं तुमसे $15 चार्ज करूंगा, $20 चार्ज करूंगा, और तुम्हें रिपोर्ट सेंड कर दूंगा एक, और उसके अंदर तुम्हारे पास ऑप्शन होगी, तुम अपनी कंपनी का लोगो भी लगा सकते हो ताकि किसी को भी ना पता चले कि तुमने किया है या मैंने काम किया। खैर, तो ये एक सेपरेट डिपार्टमेंट के हिसाब से सस्ता सा, आसान सा, लेकिन फिर भी मुश्किल, क्योंकि आपको सेल्स भी करनी है, प्रूवन रैकेट भी लेके आना, वो सारा काम करने, सारे स्टेप्स वही करने हैं जो किसी भी इस पूरी लिस्ट में से चूज करेंगे प्रोफेशन को उसमें करना दरकार होगा। लेकिन ये आपने एक छोटा सा डिपार्टमेंट लेके उसके अंदर महारत हासिल कर ली और उसमें बस लगे हुए, लेकिन इसकी प्राइस बहुत कम है बाकियों के मुकाबले में। लेकिन आपके कैसे पैसे बनेंगे वो बस इसी तरह बनेंगे जब आपको बहुत ज़्यादा तादाद में ऑर्डर्स आ रहे होंगे। तो आपने सेट रूल्स बनाए होंगे कि ये मेरी सर्विस है, इसमें मेरा इतना टाइम लगता है, इस वजह से मैं सिर्फ इतना चार्ज करूंगा, और 10 बंदे आ जाएं, बेशक 20 बंदे आ जाएं, 30 बंदे आ जाएं, तो मेरा पैसा पूरा हो जाना। तो ये बिजनेस मॉडल होता है इसके लिए। उसके बाद अगला सिस्टम आ जाता है ब्लॉग्स राइटिंग का। ब्लॉग्स राइटिंग का जो काम है
वो है कंटेंट राइटर से, जो कि नंबर 1 की वीडियो थी उससे रिलेटेड जो पहला टॉपिक था सबसे। उसमें ये होता है कि आपको जो एसईओ वाले लोग हैं जिन्होंने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है, या फिर स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं जो कि खुद से ब्लॉग्स लिखवाना चाह रहे हैं अपने सोशल मीडिया के लिए, फेसबुक के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए, वो आपको कहते हैं कि यार हमें ब्लॉग लिखवाने हैं, क्या आप लिख सकते हैं? तो आप उनसे पूछते हैं कि ठीक है, मैं लिख दूंगा, लेकिन आपकी क्या सर्विसेज हैं, क्या कीवर्ड्स हैं, क्या लोकेशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आपको एसईओ ऑप्टिमाइज चाहिए तो वो मैं कर दूंगा, अगर नहीं चाहिए, सिर्फ जेनेरिक रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए, तो वो मैं कर दूंगा। लेकिन मेरी ये प्राइसेस है कि अगर इतने वर्ड्स लिखूंगा तो इसकी इतनी प्राइस है, और उसके बाद इतनी रिवीजन का ऑप्शन दूंगा कि अगर आपको पहला नहीं पसंद आता तो उसमें ऊपर नीचे कुछ करना हो तो मैं एक दफ़ा करने की कोशिश करूंगा, दूसरी दफ़ा करने की कोशिश करूंगा, उसके बाद चार्ज करूंगा। तो ये सारी डिटेल्स से हो जाती है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपको ABC इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, ग्रामर वगैरह सही होनी चाहिए, और उसके बाद आपको रिसर्च वगैरह करनी आनी चाहिए। लेकिन अगर आपको ये लेवल नहीं आता और आप स्मार्ट इनफ हैं, तो आपको पता होना चाहिए हर चीज़ को आसान करने के लिए सॉफ्टवेयर दुनिया में बने हुए हैं। उसी तरह के एक सॉफ्टवेयर का काम ये होता है कि जो टॉपिक्स हैं वो लेके, कस्टमर की सर्विसेज की डिटेल्स लेके ब्लॉग्स खुद से लिखे। और क्योंकि जब एआई जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो ब्लॉग्स लिखते हैं, तो ब्लॉग्स इस तरह के लिखे हुए के लिए डिटेक्शन करने वाले सॉफ्टवेयर भी मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तो बाज़ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो उन लिखे लिखाए वो ब्लॉग्स को लेके फ्लिप करते हैं, उधर ऊपर नीचे करके, गुड़मुड़ करके, तो ऐसा बना देते हैं कि वो डिटेक्ट भी नहीं किया जा सकता। इसमें दोबारा से चैट जीपीटी की बात आ गई कि चैट जीपीटी से आप बात करके उससे वही डिस्कशन करें जो आपने क्लाइंट के साथ करनी है, और इवेंचुअली उसको ब्लॉग लिख के देना है। जब भी आपके पास कस्टमर आ गया तो आपने सबसे पहले पूछना है कि आपकी सर्विसेज क्या है, लोकेशन क्या है, आइडियल टारगेट ऑडियंस क्या है, आप क्या लिखवाना चाह रहे हैं, उसके कीवर्ड्स क्या हैं, और उस हिसाब से आपने उसके अंदर टॉपिक्स डालने हैं। और वो टॉपिक्स कहाँ से आएंगे? गूगल से आएंगे। गूगल से नहीं आते तो आपने इसी तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने हैं, चैट जीपीटी को इस्तेमाल करना है, और उसको कहना है कि जनाब बताएं, मैं ब्लॉग लिखना चाहता हूं और मैं हूं बिजनेस ओनर। आपने बस रिप्रेजेंट करना है अपने क्लाइंट को। मुझसे सवाल पूछो, तुम्हें ब्लॉग लिखने के लिए क्या क्या सवालों के जवाब चाहिए, वो खुद ही सवाल पूछेगा। ठीक है जनाब, बताएं अपने सर्विसेज। ठीक है जनाब, बताएं कि लोकेशन क्या। ठीक है जनाब, कीवर्ड्स क्या। ठीक है जनाब, क्या क्या कितने वर्ड्स लिखने। ठीक है जनाब, किस ऑडियंस के लिए। ठीक है जनाब, किस प्लेटफॉर्म के लिए। हर एक प्लेटफॉर्म के लिए वो डिफरेंट लिख देगा आपको। आपने लेना है वो उसके एक और सॉफ्टवेयर में डालना है, यानी एक सॉफ्टवेयर से उठाना है, दूसरे सॉफ्टवेयर में डालना है, दूसरे सॉफ्टवेयर से उठा के मिगल करके तीसरे सॉफ्टवेयर में डालना है, ताकि वो डिटेक्ट ना हो, और फिर डिलीवर कर देना है कस्टमर को। लेकिन इस मॉडल के अंदर खर्चा काफ़ी ज़्यादा। ये नॉर्मली तौर पे वो लोग करते हैं जो मिडिल मैन होते हैं, जो एजेंसी ओनर होते हैं ना, वो लोग करते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं, तो वो जो सॉफ्टवेयर की अफोर्डेबिलिटी है वो उसको कर लेते हैं। लेकिन जो कंटेंट जो ब्लॉग राइटर्स हैं खुद, वो मोस्टली ये करते हैं कि वो रिसर्च में बहुत अच्छे होते हैं और उनको लिखना आता है, क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं उनके पास, तो वो नए से नए ब्लॉग्स, न्यूज़ रिपोर्ट वगैरह के लिए, न्यूज़ चैनल्स वगैरह के लिए लिखते रहते हैं, और उससे फ़ायदा है। साइंस चैनल के लिए लिखते रहते हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। बाद ऐसे यूट्यूब के चैनल्स हैं जिनका फोकस ये है कि नई से नई वीडियोस लेके आएँ, लेकिन वो रिसर्च इंटेंसिव वीडियोस होती हैं, उसके लिए ब्लॉग्स लिखे जाते हैं, कंटेंट लिखा जाता है, वो सारा कुछ फ्रीलांस की वेबसाइट्स दोबारा से। ये सारी चीज़ें जो है ना, एक इनके जो स्किल्स हैं वो सेम है, इनका जो राउट है कि कैसे नेक्स्ट लेवल तक जाना है वो सेम है, कि फ्रीलांसिंग से या सोशल मीडिया की वेबसाइट के अपना प्रेजेंस करके बिजनेस की, तो वहाँ से आगे निकलना। खैर, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, गूगल माई बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन। अगर आपको नहीं पता तो, क्योंकि सर्च इंजन भी गूगल ने कवर कर दिया, जिसमें नए से नए बिजनेसेस आ गए, नए से नए प्रोफेशंस आ गए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करवा लें हमसे, हमसे पैसा, हमें पैसा दें तो हम लोग काम कर देंगे, आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी, आपको फ़ायदा होगा। तो गूगल ने कहा कि ठीक है, फिर अब सर्च इंजन पे तो ठीक है, हमें भी पैसा आने लग गया, लोगों को भी पैसा आने लग गया, क्योंकि जो ऊपर आएगा वो हमें डेटा देगा, और जो डेटा देगा वो किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होगा? गूगल एड्स के लिए इस्तेमाल होगा। और फिर गूगल एड्स के ऊपर भी सबसे ऊपर लाने के लिए हम लोगों ने पैसे कमाने शुरू कर दिए कि ठीक है, जो ज़्यादा बेहतर बनाएगा अपने एड्स को वो ऊपर आता जाएगा। तो अब अगला ऑप्शन आ जाता था गूगल मैप्स का। गूगल मैप्स वो चीज़ है जिसमें जब भी कोई लोकल बिजनेस खुलता है तो अपनी लोकेशन क्या एड्रेस डाल देता है, ताकि जब भी कोई बंदा सर्च करे तो हमारी लोकेशन उसको नजर आए। बेसिक लेवल पे यही होता था कि सिर्फ एड्रेस डाल दिया, फ़ोन नंबर डाल दिया, वेबसाइट डाल दी और नाम डाल दिया, काफ़ी हो गया काम। क्या सर्विसेज पेश करते हैं, काफ़ी हो गया काम। लेकिन जो जो गूगल मैप्स आगे बढ़ता गया है,
तो ये भी एक सर्च का बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म बन गया। वो कहलाती है लोकल सर्च, कि जब भी कोई लोकल एरिया के अंदर खास तौर पे सर्च करता है लोकल बिजनेसेस को जिनका लोकल एक स्टोर भी है किसी एरिया में, तो वही सर्च सबसे ऊपर है। तो उन्होंने वहां पे भी पोस्टिंग का ऑप्शन दे दिया, पिक्चर्स पोस्ट करने का, इमेजेस, वीडियोस, रिव्यूज पोस्ट करवाने का अपने क्लाइंट्स के, अपडेट्स देने का, कूपन्स शेयर करने का, स्पेशल सर्विसेज ऑफर करने का। इतने ज्यादा ऑप्शंस उसके अंदर भी आ गए हैं कि आप वो एक बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशन निकला है। इसका भी कोई पहले से ही रूल कायदा कानून नहीं है। आपने यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च करना है, कोर्सेज खरीदने हैं, और होपफुली आपको कोई एक बंदा मिल जाएगा जो कि बहुत अच्छी तरह समझाता है। मोस्ट लाइकली यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑप्शन ही मिलेगा, और उसमें एक दिन लगाने से आपको ये सब कुछ नजर आ जाएगा कि जनाब क्या बेसिक लेवल पे क्या काम करना होता है, क्योंकि ये अभी उस लेवल का हाई एंड चीज नहीं है। तो इस वजह से बेसिक लेवल पे आपने काम करना होता है, और काफी ज्यादा बिजनेसेस नहीं कर रहे, इस वजह से मोस्ट लाइकली आपका क्लाइंट सबसे ऊपर आ ही जाएगा। लेकिन क्योंकि एक छोटे लेवल का काम है, तो इसका आप उतना नहीं चार्ज कर सकते जिस तरह के हाई एंड कामों का कर सकते हैं आपका। तो कंपैरेटिवली आपको कम पे करना पड़ेगा, कम चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स लेके आना है। कहाँ से आएंगे? अगेन वही कुलिया कि या तो अपनी प्रेजेंस पूरी करें और अपनी हर एक सोशल मीडिया पेज के ऊपर लिखें GMB बिजनेस प्रोफेशनल, GMB टॉप कंसल्टेंट, या जो भी करना है वो करके लेके हर रोज वीडियोस बनाएं। क्या आपको पता है कि गूगल माई बिजनेस के ऊपर, प्रोफाइल के ऊपर ये मसले निकल सकते हैं, और अगर नहीं करना तो आप ये करें, और अगर नहीं करना तो आप ये करें, और अगर नहीं कर सकते तो मुझे कांटेक्ट, यानी इस तरह की कोई भी बातें करके फ्री में टिप्स एंड ट्रिक्स दे के लोगों तक रीच करें और उनसे बिजनेस लें। ये एक कुलिया। दूसरा वही फ्रीलांसिंग की वेबसाइट के ऊपर जाके ऑप्टिमाइजेशन करें, और जनाब अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से कहेंगे हमें काम दे, उनके पैसे उनको वापस करें, उनसे पॉजिटिव फीडबैक लें, उनको फेक चीजें प्रोवाइड करें, और जो भी है काम ठीक हो गया। नेक्स्ट, रियल एस्टेट, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। ये एक ऐसी सर्विस है जो दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर आप अपने काम के हिसाब से कर सकते हैं। ये एक ऐसा काम है जो काइंड ऑफ वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट दरकार है, क्रिएटिव वर्क है, लेकिन आपको थोड़ा सा बाहर जाना पड़ता है और काम करके वापस आके फिर एडिटिंग घर में ही करनी पड़ती है और क्लाइंट को डिलीवर करनी होती है। जो प्रोडक्शन टाइम होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 घंटे का होता है। तो जब भी आपको प्रोजेक्ट मिला 2 घंटे आपके वहाँ पे लग गए, उसके बाद आपने फाइल्स अपने कैमरे से निकाल के अपने कंप्यूटर के अंदर सेव करनी है, और उसके ऊपर एडिटिंग करने के लिए 2-3-4 घंटे जितने भी चाहिए हों वो दरकार होते हैं, और उसका फिर कर करा के आप जितना भी चार्ज करना हो अपने लोकल हिसाब से वो चार्ज करते हैं। अब इसमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप एक्सपेंसिव कैमराज लेके आएँ, जैसा कि मेरे पास खैर जो भी है। तो बाज़ अच्छे कैमराज 5-5 हज़ार के हैं, 3-3 हज़ार के हैं। रियल एस्टेट फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के जो कैमरा की बॉडी है वो एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए, लेंस एक्सपेंसिव होने चाहिए, उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स निकलते हैं। इस वजह से आप ये याद रखिएगा। लेकिन बाज़ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं, बाज़ ऐसे प्रोफेशनल रियल एस्टेट फोटोग्राफर और वीडियोग्राफी भी हैं जो कि मार्केट के मुकाबले में 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। जहां पे कोई बंदा 150 चार्ज करता है वो $70 में काम कर देते हैं, जहां पे बंदा $500 चार्ज करता है वो $250 में काम कर देते हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वो ये इस्तेमाल करते हैं, वो फोन इस्तेमाल करते हैं, और ये फोन केपेबल है उस तरह की तस्वीरें लेके आने का, उस तरह की वीडियोस बनाने का, अगर आपको इसको इस्तेमाल करना आता है। और कहां से सीखेंगे? कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई कॉलेज नहीं है, यूट्यूब, यूडेमी के कोर्सेज कहीं ना कहीं से उठा लें। खैर, आपने सीख लिया, काम मिला आपको, आपने वही किया, क्योंकि ये लोकल लेवल पे काम है। आपने गूगल माई बिजनेस के ऊपर जाके प्रोफाइल बनाई, उसको ऑप्टिमाइज किया और कहा कि मैं ये सर्विसेज ऑफर करता हूँ। ये मेरी तस्वीरें हैं जो मैंने पहले से ही अपलोड की हुई हैं, जो पहले से बनाई हुई हैं, जो कि अपने घर की हो या इंटीरियर की हो, जहाँ से भी होगी, और फिर उसके बाद अपना फ़ोन नंबर दे रहे, तो मोस्ट लाइकली आपको काम आने लग जाएगा। नहीं आता तो अपने दोस्तों यारों को कहें कि गूगल माई बिजनेस का जो मेरा पेज है उसके ऊपर जाके रिव्यूज़ छोड़ो। 10-15-20 रिव्यूज़ हो गए, उसके बाद आपको कॉल्स आने लग जाएंगी। उसके बाद अपनी वेबसाइट बनाएं और काम शुरू हो गया। जहाँ पे लोग 500-500 चार्ज कर रहे हैं वो बेशक आप $100 में कर दें, जहाँ पे आपके 2 घंटे 5 घंटे लगने, 5 घंटे अगर कहीं और लगा देंगे आप तो उसके आपने $80 पे करने हैं। $80 आपको मिलेंगे, क्योंकि कटौती वगैरह भी होती है। तो यानी कंपेरेटिवली आप बेशक उसी लेवल पे चार्ज करें जितना वो बिल्कुल बेसिक लेवल की जॉब चार्ज करती है, ताकि शुरू में आपको काम मिलना शुरू हो और आप इस्तेमाल करें इस तरह की सस्ती चीज़ें। और अगर कस्टमर कहता है कि
ये क्या लेके आ रहे हो? उनको कहो बस रिजल्ट देखो, फिर मुझे क्वेश्चन करो। रिजल्ट्स आपको उसी तरह के मिलेंगे। अगर आपको फोकस करना आता है कि आपने कैमरा वीडियो बनाने से पहले लॉक कर दिया है फोकस को, और ताकि ब्राइटनेस ऊपर नीचे ना होती हो, और आप बस आराम से लेके जा रहे हैं, और जहाँ पे $500 का गिम्बल चाहिए होता है एक बड़े कैमरे के लिए, इसके लिए एक $90 का गिम्बल मिल जाएगा। वो गिम्बल ले लिया तो आपने बस चुप करके वीडियो बना रहे हो ना। उसके बाद आपने आई मूवी के अंदर एडिटिंग करनी है, काम चल जाना आपका। तो यानी रियल एस्टेट, वीडियोग्राफी और जो फोटोग्राफी है, ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। डिपेंड करता है कि आपकी मार्केट शेयर क्या है। लेकिन जो जो आपका स्किल सेट बढ़ता जाएगा, आपने मेक श्योर करना है कि बिजनेस के अंदर दोबारा से इन्वेस्टमेंट करें, बेहतर इक्विपमेंट लें, ताकि उसकी बेस पे आप बेहतर चार्ज भी कर सकें क्लाइंट को। इसी वजह से जब नेक्स्ट लेवल पे बंदा पहुंच जाता है, बहुत अच्छे चार्जेस करता है, और फिर क्लाइंट को भी पता होता है कि ये जनाब, इनसे जब काम कह दिया, एक तो काम होना है, टाइम पे होना है, और जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी निकलनी है, इनको वीडियोस बनानी आती है, इनको फोटोग्राफी लेनी आती है, कोई मसला नहीं होगा और काम चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है वर्चुअल असिस्टेंट। अब देखें, जितने भी मैंने अभी प्रोफेशंस तस्करा किया है, इन सारे के सारे प्रोफेशंस में एक वर्चुअल असिस्टेंट दरकार होता है। अगर किसी ने, सबसे पहले मैंने कहा है, कंटेंट राइटिंग करनी है, तो उसको एक वर्चुअल असिस्टेंट दरकार होगा कि मुझे अब बहुत ज्यादा काम आने लग गया, तो मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं कस्टमर से बात करूं। मुझे एक वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए जो कि मेरे बिहाफ पे कस्टमर से बात करे। मेरे ये सेट रूल्स हैं, क्योंकि मैंने 1000 बंदों के साथ पहले से डील किया हुआ है, तो इस तरह से मेरे 4 ये सवाल हैं जो पहले मैं कस्टमर से करूंगा, और 4 सवाल आपने मेरे बिहाफ पे करने हैं। उसके बाद मुझे चारों का जवाब मिल जाएगा। आपने उनको पेमेंट का मेथड सेंड करना है कि जनाब पे कर दें इतना पैसा, वो पे ही करेंगे। जैसे पेमेंट आ गई, मैं काम करना शुरू कर दूंगी, और वो काम के हिसाब से डिलीवर करने वाली जो फाइल्स हैं वो मैं आपको भेजूंगी, क्योंकि मैं नहीं डील करना चाहती कस्टमर से, मैं नहीं डील करना चाहता कस्टमर से। आप डायरेक्ट डील करें और आपको आपका खर्चा मिल जाएगा। जो वर्चुअल असिस्टेंट है, उसका काम ये है कि जो भी उसका क्लाइंट है, उसके प्रोफेशन को समझे, और उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काम करे, और उसके हिसाब से काम करने की वजह से उसका काम, जो क्लाइंट है उसका काम आसान हो। अब जो रियल एस्टेट और वीडियोग्राफी की बात की है मैंने, इसमें सबसे बड़ा काम ये होता है कि जब नेक्स्ट लेवल पे ये लोग पहुंच जाते हैं कि बहुत ज्यादा काम आने लग जाता है उनको, तो वो कहते हैं कि यार अब मैं एडिटिंग नहीं करूंगा। मैं जाके वीडियो तो बना सकता हूं, लेकिन मैं एडिटिंग खुद नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो बनाते हुए मुझे 1 घंटा लगना, एडिटिंग करते हुए मुझे 5 घंटे लग जाने हैं। तो मैं ये क्यों ना करूं कि किसी और बंदे को कह दूं कि यार मेरे बिहाफ पे एडिटिंग कर ले। ठीक है, कोई मसला नहीं, कर देंगे। वो क्या करेंगे, जाके सर्च करेंगे कि एडिटर कहाँ पे बैठा हुआ है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका वगैरह में, और वहां से वो बंदों को हायर कर लेंगे जो कि अच्छे प्रूवन रैकेट के साथ बैठे हुए हैं, और उनको वो मंथली के हिसाब से पे करेंगे, और उन्हें कहेंगे कि इतनी वीडियोस तुमने एडिट करनी है। क्योंकि मुझे काम बहुत ज़्यादा आता रहता है, इस वजह से मैं सुबह निकलता हूँ 8 बजे, मैं हर घंटे एक वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद मैं 5 बजे तक घर वापस पहुँचता हूँ, तो मैं थकाता हूँ, मैं एडिटिंग नहीं करना चाहता। लेकिन तुम्हारी उस टाइम रात है जब मैं बना रहा हूँ, और तुम्हारी सुबह होगी जब मेरी यहाँ पे रात होगी, तो जैसे ही 5 बजेंगे तो उस वक्त तक मैं फाइल्स अपलोड कर दूंगा, और तुमने फाइल्स को पकड़ के एडिट करना है, और वो वापस मुझे भेज देनी है तुमने, ताकि सुबह सुबह फाइल्स मैं कस्टमर्स को भेज दूं। अब इसमें तो एडिटर आ गया ना, लेकिन वर्चुअल असिस्टेंट कहां से आएगा? वर्चुअल असिस्टेंट तब आएगा जब वो बंदे इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि यार अब मैं डेली 9 to 5 काम भी करूं, सुबह उठ के सबसे पहले फाइल्स भी भेजूं, फिर 9 से 3 PM तक काम करूं, और फिर 2 घंटे फाइल अपलोड करूं, ताकि वो एडिटर को मिले और एडिटर उसको एडिट करके दोबारा से अपलोड करे, और फिर मैं उसको पकड़ के कस्टमर्स को भेजूं, और फिर मैं, यानी वो एक रिदम जो है ना उसका टूट जाता है। रिदम ये होना चाहिए कि वो बस एक काम करे, सो जाए, कस्टमर अपने फैमिली के साथ टाइम गुजारे, सुबह उठे, एक काम करे, और उसको बस सब कुछ नजर आ रहा हो कि ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऑटोमेटिकली कैसे होगा? वर्चुअल असिस्टेंट उसने आना है, उसने अमेज़न के ऊपर एक कंप्यूटर बना देना। अमेज़न के ऊपर कंप्यूटर्स वगैरह बनाए जा सकते हैं, वो सब कुछ आसान है। खैर, या फिर अपने हार्डवेयर को, अपना जो पीसी है उसको कनेक्ट कर देना है इंटरनेट के साथ, उसके ऊपर एक खास हार्ड ड्राइव का फोल्डर बना देना है, जिसकी एक्सेस उसकी वर्चुअल असिस्टेंट के पास होगी। वर्चुअल असिस्टेंट ने क्या करना है, उसने जब बंदा है, उसने तस्वीरें ली, वीडियोस बनाई, 3 बजे आया, उसने अपना कैमरा डायरेक्टली इनपुट कर दिया लैपटॉप के अंदर, फाइल्स ड्रैग एंड ड्रॉप की फोल्डर के अंदर,
सो गया जाके या अपनी फैमिली के साथ टाइम लगाने लग गया। और जो फोल्डर है उसकी एक्सेस किसके पास है? फिलीपींस में, पाकिस्तान में, इंडिया में, किसी के पास। और वो है वर्चुअल असिस्टेंट। उसने क्या करना है? उन फाइल्स को असाइन कर देना है एडिटर को। एडिटर की डिटेल्स कहां से मिलेंगी? जो वीडियोग्राफर है उसी से उसको असाइन होगी। तो जो एडिटर है उसने एडिटिंग की और उसने दोबारा से फाइल फोल्डर के अंदर डाल दी, क्योंकि उसको भी फोल्डर का एक्सेस है। और उस फोल्डर का एक्सेस नहीं है जो मेन फोल्डर है, क्योंकि उसमें बाकियों की वीडियोस भी पड़ी हुई हैं। तो वो उसको बस एक फोल्डर का एक्सेस है, जिसकी एक्सेस वर्चुअल असिस्टेंट के पास है। वर्चुअल असिस्टेंट ने उस एडिटर के फोल्डर से निकाल के फाइल्स डाल दी क्लाइंट के फोल्डर के अंदर। और क्लाइंट के फोल्डर के अंदर कॉपी करने के बाद उसने एक बहुत अच्छी सी ईमेल राइट की और वो भेज दी कस्टमर को। और जो जो बनाने वाला है, वीडियो प्रोडक्शन करने वाला, वो सुबह उठा और उसने देखा ठीक है जनाब, एडिटिंग भी हो गई हुई है और क्लाइंट को भी मिल गई हुई है, काम खत्म। अब जो नेक्स्ट लेवल के वीडियोग्राफर्स हैं वो सिर्फ क्लाइंट्स को ईमेल्स नहीं सेंड करते, ईमेल्स में लिंक नहीं सेंड करते, वो क्लाइंट्स को एक पूरी की पूरी वेबसाइट का पेज सेंड करते हैं, जिसमें सबसे ऊपर तस्वीरें होती हैं, उसके बाद वीडियो होती है, उसके बाद 3D टूर्स भी होते हैं, जिसमें आप अंदर भी घुस के घर के इधर उधर देख सकते हो, आगे जा सकते हो, पीछे जा सकते हो। लेकिन वो कौन बनाता है? वर्चुअल असिस्टेंट। सिर्फ ये काम नहीं, जो रियल एस्टेट है, कोई भी प्रोफेशन है जिसमें कोई बंदा हाई लेवल पे पहुंच गया हुआ है, उसको एक बंदा चाहिए जो मेरे सपोर्टिव बेसिक लेवल के काम करे। सपोर्टिव बेसिक लेवल के काम क्या होते हैं? पेपर वर्क हो गया, ईमेल सेंड करनी होगी, जो कि जेनेरिक सी चीज़ होती हैं। उनके लिए कौन दरकार होता है? वर्चुअल असिस्टेंट। अगर कोई मेरी मीटिंग्स वगैरह आ रही हैं, किसने रिमाइंड करवाना है मुझे? वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट या तो फिजिकली तौर पे वो अपने पास रख सकते हैं, जो कि महंगे होते हैं, या फिर इस तरह हम किसी और कंट्री से उठा के उनसे काम करवा लेते हैं। और जो वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं वो अच्छा चार्ज करते हैं, लेकिन उनके पास एक बंदा नहीं होता, उनके पास 2-3 क्लाइंट होते हैं एक ही टाइम पे, जिनके लिए वो सेम काम कर रहे होते हैं। इस वजह से वो माहिर हो गए होते हैं किसी को मैनेज करने में। और मैनेज किसको कर रहे होते हैं? अपने क्लाइंट को ही बेसिकली वो। तो यानी बेस्ट ऑप्शन है उस हिसाब से। कहाँ से सीखेंगे? कोई तरीका नहीं है इसका, आपको बस सेंसिबल बंदा होना चाहिए, विलिंग हो आप नई से नई चीज़ सीखने में। आपको ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जो ऐसे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जो आपने कभी भी नहीं सुने होंगे, लेकिन आप 1 महीने के अंदर अंदर सीख जाएंगे, 1 वीक के अंदर अंदर, 1 दिन के अंदर अंदर उनको सीख जाएंगे, क्योंकि वो बेसिक लेवल की चीज़ें वो आपको सिखा देंगे आराम से। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अमेज़न एफिलिएट का ऑप्शन। अमेज़न एफिलिएट का एक ऑप्शन ये है जो कि बिल्कुल घर से किया जा सकता है, लेकिन उसके ऊपर मैंने सेपरेट एक वीडियो पूरी बनाई हुई है, जिसमें आप अमेज़न के साथ साइन अप करते हैं पार्टनरशिप के तौर पे और कहते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट्स वगैरह को प्रमोट करूँगी, जो भी है हिसाब साहब। और कहाँ पे प्रमोट करेंगे? या तो यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना के उस प्रोडक्ट के रिव्यू के, या फिर टिकटॉक वगैरह के ऊपर, फेसबुक वगैरह के ऊपर एंटरटेनिंग वीडियोस बना के उस प्रोडक्ट के बारे में बात करके, या अगर आप पहले से ही फॉलोअर्स हैं आपके, तो आप फॉलोअर्स को रेकमेंड करेंगे कि अगर किसी को चाहिए तो मेरे ये जो लिंक है प्रोफाइल के अंदर उसको क्लिक करके तो वहाँ से खरीद सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियोस बनी होती हैं, आईफोन्स वगैरह के बारे में वीडियोस बनी होती हैं, और उनके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होता है कि अगर आपने बाय करनी है तो ये मेरा लिंक क्लिक करें, आपको मिल जाएगी, बजाय इसके कि आप सर्च करें। तो यानी वो फ़ायदा दे रहे हैं आपको, लेकिन उनको फ़ायदा क्या हो रहा है? उनको फ़ायदा ये हो रहा है कि जब भी आप लिंक से बाय करते हैं तो अमेज़न उनको पे करता है। यानी आपके परचेस प्राइस ऊपर नीचे नहीं होती। अमेज़न क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इतना ज़्यादा प्रॉफिट उसके पास होता है कि वो बाकियों को भी पे कर सके, जिसकी वजह से उसके पास लोग आ रहे हैं ख़रीदने के लिए, तो वो करता है। इस वजह से अमेज़न एफिलिएट का सिस्टम ये है। आजकल बहुत ज़्यादा टिकटॉक और सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी वीडियोस चल रही हैं जिसमें वो कहते हैं कि मैं अमेज़न की वीडियोस रिव्यू करता हूँ, अमेज़न की प्रोडक्ट रिव्यू करता हूँ, ताकि आपको ना मसला, मैं अमेज़न की प्रोडक्ट्स खरीदता हूँ ताकि आपको ना खरीदना पड़े। और आज ये इसके बारे में बात करेंगे, और वो बात करते हैं कभी ये इसकी कभी इसकी, और फिर इसके बारे में बताते हैं कि जनाब इसके ऊपर ये करके इतना लंबा इसको किया जा सकता है, तस्वीर ली जा सकती है, ये वो सारी चीज़ें। अगर आपने ख़रीदनी हो तो मेरे लिंक में पड़ा हुआ है, जाके देख लें। तो बाज़ लोगों को पसंद होती है, तो ठीक है, जिस तरह की एंटरटेनिंग वीडियो होगी उस हिसाब से शायद उनको कोई फीचर पसंद आ जाए, वो ख़रीद लें, और उसके ख़रीदने से क्या फ़ायदा होगा? आपको पैसे आ जाएंगे। इसके अलावा इस लिस्ट की सबसे आखिरी चीज़ जो है वो ये है एफिलिएट मार्केटिंग। वो सिर्फ अमेज़न की नहीं है, बल्कि
पूरी दुनिया में जितने भी हाई लेवल के बिजनेसेस हैं जो कि ऑनलाइन है, मोस्ट लाइकली वो ऐसा मॉडल लेके बैठे हुए हैं, जैसा कि अमेजोन का है, उसको कहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। उसमें जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अभी पीछे बात हुई है कि ये काम किया जा सकता है और उसके लिए ये करना होता है कि आपको कीवर्ड्स वगैरह ट्रैक करने हैं, फिर देखना है कि क्या परफॉर्मेंस थी पिछले वेबसाइट की और आप कहाँ पे पहुंची है। तो उसके लिए जो सॉफ्टवेयर्स हैं, उन सॉफ्टवेयर की मेंबरशिप के बाद आप उन सॉफ्टवेयर के बारे में वीडियोस बना के कि देखिए अगर आपको ये चीज़ें चाहिए तो आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, कि आपको पता है कि अगर इस सॉफ्टवेयर में ये वाली करनी हो, टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है। तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 10% डिस्काउंट का कोड मैंने अपनी प्रोफाइल के अंदर डाला हुआ है। और वो जब कोई बंदा खरीदेगा, कोई फॉलोअर होगा जो बन जाएगा आपके टिप्स की वजह से, और वो कहेगा ठीक है मैं सॉफ्टवेयर खरीदता हूँ, और वो 10% का कोड इस्तेमाल करता है, तो वो जो सॉफ्टवेयर है उसकी कंपनी आपको पैसे देगी। वो गूगल जी स्वीट जो गूगल के जो बिजनेस ईमेल वगैरह होती है उसकी तरफ से भी मिलती हैं, जो एसईओ के काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, उसकी तरफ से भी मिलती हैं, जो कंटेंट राइटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं ग्रामरली उसकी तरफ से भी मिलती हैं, गोडैडी जो वेबसाइट होस्टिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, उसकी अन्य वाह किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, अन्य वाह किस्म की प्रोडक्ट्स हैं, उनकी तरफ से एफिलिएट मार्केटिंग के बहुत ज़्यादा लिंक्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। और इसमें अगर आप इसमें यही एक वजह है कि YouTube के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा वीडियोस देखेंगे जो आपको सिखाते हैं कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं फ्री में। क्यों? इस वजह से कि जो वेबसाइट बनाने वाले प्लेटफॉर्म्स हैं, GoDaddy हो गया, Wix.com हो गया, उनके लिंक्स उन्होंने अपनी प्रोफाइल के अंदर डाले होते हैं कि आप चुप करके वो जो लिंक है उसको क्लिक करें और वहाँ से जाके साइन अप करें और वहाँ से जाके ये करें और आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। उसका क्या फ़ायदा होगा? उनको पैसे मिलेंगे क्योंकि आपने साइन अप कर लिया। अब आप मंथली पे किया करेंगे, आपका बिजनेस शुरू हो गया, लेकिन आपके एक कस्टमर बन गए ना उस सॉफ्टवेयर का। और कस्टमर किसने दिया? वो उस बंदे ने जिसने वीडियो बनाई थी। इस वजह से वो सॉफ्टवेयर उस बंदे को पैसे देगा। फाइनली उम्मीद है ये आपको वीडियो पूरी तरह समझ लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो लाजमी पूछिएगा, इंशाल्लाह कभी अच्छे तरीके से प्रोडक्शन करके उसकी फुल वीडियो बना दी जाएगी। शायद फुल कोर्सेज भी लॉन्च हो, कोई पता नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में। रब राखा।